हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम रिवीजन करने वाले हैं जेनेटिक्स के सेकंड चैप्टर का, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। इस अकेले चैप्टर से नीट में 6 to 7 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं बच्चों। क्योंकि चैप्टर लेंदी है, कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में हैं, तो बट ऑब्वियस नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। आई थिंक जितने भी सिंसियर नीट एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा होगा। यहाँ इस सेशन को अटेंड करने के बाद आई कैन प्रॉमिस यू कि आप जो छोटी छोटी गलतियाँ इस चैप्टर में करते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट मेकिंग के बाद भी जो सिली मिस्टेक्स आप करते हैं, कहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि इस सीरीज़ में हम लास्ट 15 साल के पीवाईक्यूज करने वाले हैं, क्वेश्चंस को किस तरह डील करते हैं ये सीखने वाले हैं, एंड एनसीईआरटी से चैप्टर को रिवाइज भी करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों इस चैप्टर को। अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो इसमें सिंपली इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसमें वही सब चीज़ें हैं जो आपको आगे पढ़नी है, नथिंग इज स्पेशल। सबसे पहले यहाँ पर आपको डीएनए के बारे में दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवीजन करेंगे। सो लेट्स चेक डीएनए से क्या क्वेश्चंस हमारे पास हैं। पहला क्वेश्चन 2023 का है। बाई चांस डीएनए वाले टॉपिक से पर्टिकुलरली 2024 में क्वेश्चन नहीं था, अभी आगे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में बोला है आपको इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए। अब यहीं पर इसका कीवर्ड छुपा है। आप सभी को ध्यान रखना है बच्चों कि अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके नाम में ही एसिड आ रहा है। डीएनए खुद एक न्यूक्लिक एसिड है, तो बट ऑब्वियस डीएनए हमेशा एसिडिक होता है। और चार्ज कैसे याद रखेंगे आप? यू नो कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स का बना है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से बनी चेन, और एक न्यूक्लियोटाइड यानी एक मोती का मतलब सेंटर में प्रेजेंट शुगर जो कि आरएनए में राइबोज, यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है 5 कार्बन की। उसके 5 कार्बन्स में से जो फर्स्ट कार्बन है उससे आकर जुड़ता है एक नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन, पायरिमिडिन कोई भी हो सकता है, और उसके 5th कार्बन पर जुड़ता है फॉस्फेट। तो फॉस्फेट से आप याद रखेंगे कि फॉस्फेट में वैसे एक्चुअली जब डीएनए में फॉस्फेट जुड़ता है ना बच्चों, तो वो H3PO4 होता है, और जब वो जुड़ता है तो उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आप सिंपली इसको केमिस्ट्री से भी याद रख सकते हैं। आप जब भी फॉस्फेट आयंस पढ़ते हैं तो उनको एनायंस में पढ़ते हैं, तो उसके थ्रू आप याद रखेंगे क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट है तो डीएनए के पास कैसा चार्ज है बच्चों? डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, एसिडिक है और नेगेटिव है। और यहीं से आप न्यूक्लियोसोम मॉडल में प्रेजेंट जो हिस्टोन प्रोटीन्स हम पढ़ते हैं उन्हें भी याद रख सकते हैं कि अगर डीएनए एसिडिक और नेगेटिव है तो हिस्टोन्स कैसी होंगी? बेसिक एंड पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप गलत कर देते हैं, एकदम से ध्यान नहीं आती, वहाँ हम एंजाइटी में होते हैं तो सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। बट अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को समझने के बाद कुछ ट्रिक इसमें आप बना लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 में बोला है प्रोकैरियोट द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए। शुरुआत ही गलत हो गई बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज थोड़ी ना होता है डीएनए। यहाँ पे इस बात से कोई मतलब नहीं है हमें कि प्रोकैरियोट में क्या है और यूकैरियोट में क्या है, बिकॉज यू ऑल नो ना। अगर हम यहाँ पर डीएनए वाले टॉपिक में न्यूक्लियोसोम मॉडल पे जाते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए पे जाते हैं, तो यहीं पर आपको प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के डीएनए की पैकेजिंग समझाई है। बहुत बार मैंने देखा है कि आप लोग है ना, मिसकंसेप्शन ये रहता है बच्चों को कि प्रोकैरियोट्स के पास सिंगल डीएनए होता है, ऐसा बोलते हैं ना हम, तो उस सिंगल डीएनए को आप सिंगल स्ट्रैंडेड समझ जाते हो। नेवर, मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में आपको ये बात बताई है कि चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एक्सेप्शनली कुछ वायरसेस के पास होता है, वायरसेस में भी मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो डीएनए को कभी भी आप सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं करेंगे, डीएनए में स्ट्रैंड तो 2 ही रखने हैं। हाँ, प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया में डीएनए का एक सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। हमारे में तो क्या होता है, डीएनए इज डिवाइडेड इनटू मेनी क्रोमोसोम्स, यहाँ पर इट इज अ सिंगल मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई आप कहते हैं कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स हैव सिंगल डीएनए। उसका मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है, स्ट्रैंड तो यहाँ भी 2 हैं, डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, प्लस आप इसे कहते हैं नॉन हिस्टोनिक डीएनए। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का जो डीएनए है प्रोकैरियोट्स का नॉन हिस्टोनिक, उसको रैप करने के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स यूज नहीं होती है। एंड चौथा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, प्रोकैरियोट्स हैं तो कहाँ से न्यूक्लियर एनवेलप आया? वेल डेवलप न्यूक्लियस तो यूकैरियोट्स के पास है ना। दैट्स वाई आप इस डीएनए को नेकेड कहते हैं। दैट्स वाई आप इस डीएनए को नेकेड कहते हैं। क्या हो गया? नेकेड कहते हैं। ठीक है क्या बच्चों? तो आपको प्रोकैरियोटिक डीएनए के चारों फीचर्स याद रखने हैं। सिंगल है नंबर में, डबल स्टैंडर्ड है, और डबल स्टैंडर्ड के साथ साथ सर्कुलर है ना। हमारे में लीनियर होता है, यहाँ सर्कुलर, नॉन हिस्टोनिक है और नेकेड है। सेल चैप्टर में भी सिखाया था, यहाँ भी दोबारा बता दिया, प्लीज गलत मत करना। यूकैरियोट्स में इसका ऑपोजिट कर दो,
हमारे पास सिंगल की जगह मैनी क्रोमोसोम में डिवाइडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है बट सर्कुलर की जगह लीनियर है, नॉन हिस्टोनिक की जगह हमारा डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स की हेल्प से रैप होता है एंड एनवेलप्ड रहता है, कवर्ड रहता है विद न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, तो आप ये गड़बड़ नहीं करेंगे। यहाँ क्लियरली लिखा है कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो है वो वही नेगेटिवली चार्ज है, उसको भी पैक करने के लिए कुछ प्रोटीन्स चाहिए। हालांकि ये प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन नहीं है बच्चों, बट ये प्रोटीन्स भी पॉजिटिवली चार्ज होती हैं क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होंगी। है देखो इसमें एक और ट्रिक अपने आप छुपी है, हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन पी फॉर पॉजिटिव, तो हिस्टोन प्रोटीन हमेशा पॉजिटिव होती है। क्लियर है, ध्यान रहेगा। एंड इस डीएनए को क्या कहते हैं हम, प्रोकैरियोटिक डीएनए को न्यूक्लियोइड। हमारे में न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड है, प्लीज मिक्स मत करना इन टर्म्स को। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में ही गड़बड़ हमें मिल गई। कई बार नीट में क्या होता है, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो स्टेटमेंट को एकदम थॉरोली पढ़ लेते हो और ध्यान ही नहीं देते कि यार यहाँ पर मेन चीज़ तो हमने छोड़ ही दी है ना। जैसे क्या करते हो, जैसे मैं बताती हूँ, नॉर्मली गलती क्या करते हैं बच्चे, इन प्रोकैरियोट द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। यहाँ तक तो हमें पढ़ के बिल्कुल बढ़िया लग रहा है ना, रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड, और हमें कीवर्ड दिख गया न्यूक्लियोइड। हाँ भाई ये तो हमने पढ़ा है, बट आपने इन दो मेन वर्ड्स पे ध्यान ही नहीं दिया जो ऑपोजिट लिखे हुए हैं, और यहीं पर आप अपने 5 नंबर कटवा देते हैं और या तो रैंक में पीछे हो जाते हैं या कई बार कट ऑफ लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी, हर एक वर्ड पे फोकस करके उसे पढ़ना है। क्वेश्चन को जितना अच्छे से पढ़ना सीख जाओगे, जितना अच्छे से क्वेश्चन से बातचीत करना सीख जाओगे, उतनी तुम्हारी सिली मिस्टेक्स कम होती जाएंगी। ठीक है, सो ये गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट देख लो, यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो वहां पर कहा है नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है, बिल्कुल सही बात है। रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, यस, आपको पता है कि अगर हम यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोसोम मॉडल की बात करें तो न्यूक्लियोसोम मॉडल का मतलब क्या होता है, ये जो आपको हिस्टोन दिख रहा है ये एक्चुअली 5, 6, 7, 8 अलग अलग हिस्टोन से बना एक ऑक्टामर है। इस ऑक्टामर पर चारों तरफ डीएनए रैप हो रखा है। ये जो डीएनए रैप हुआ है बच्चों, ये अप्रॉक्सीमेटली 200 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए है। तो जितना भी लंबा डीएनए है उसके अकॉर्डिंग उतनी ही हिस्टोन ऑक्टामर्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, ये जो हिस्टोन्स का कोर है, जब उस पर आप डीएनए को रैप कर दोगे, यानी कोर प्लस डीएनए, कोर में किसको कह रही हूँ, ऑक्टामर को, तो जब आप इस पर डीएनए को रैप कर दोगे तो इन दोनों को मिलाकर ही कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ध्यान रखना, न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए दोनों आते हैं। और ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम को अगर आपको आपस में जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हमें H1 हिस्टोन की नीड होती है। ठीक है, जब ये आपस में जुड़ते जाते हैं तो इस तरह का अपीयरेंस दिखता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर आप देखेंगे तो आपको मोतियों की माला नजर आएगी, दैट इज कॉल्ड बीड्स ऑन स्ट्रिंग। एंड इन्हीं मोतियों की माला का जो नेटवर्क है न्यूक्लियस में वो कैसा दिखता है आपको, क्रोमैटिन नेटवर्क की तरह। पढ़ते हैं ना, सेल डिवीजन में बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने तुम्हें कि जब कोई भी सेल इंटरफेज में होती है तो इंटरफेज में सेल के न्यूक्लियस में आपको इस तरह क्रोमैटिन का नेटवर्क दिखाई देता है, दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिन नेटवर्क। बट जब सेल प्रोफेज मेटाफेज में जाएगी तो मेटाफेज में आपको क्लियर अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो रही नहीं, तो आपको इस तरह से क्रोमोसोम्स दिखाई देने लगेंगे। अब आप इसको क्रोमोसोम्स कहते हैं, ईच क्रोमोसोम विद 2 क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिन अलग है, क्रोमैटिड्स अलग है। ठीक है, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ध्यान रखना बच्चों, इसको कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। हर क्रोमोसोम अपने आप को कंडेंस कर चुका है, जबकि यहाँ पर ये एक बिखरे हुए लूज नेटवर्क की तरह थे, तो इस क्रोमैटिन नेटवर्क को डीकंडेंस फॉर्म कहते हैं। याद है ना, गड़बड़ मत कर देना। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है, टेलोफेज में वापस नेटवर्क बन जाता है, दैट इज डीकंडेंसेशन। बहुत अच्छे से सेल डिवीजन में रिवीजन किया है हमने, यहाँ पर एक बार फिर से देख लिया। ठीक है, क्लियर है क्या? तो यहाँ पर आपको बोला है कि भाई यूकैरियोट्स में नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। बिल्कुल ठीक है, यानी फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, कहाँ गया, ये रहा, एंड सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट स्टेटमेंट। 2022 में भी देखो न्यूक्लियोसोम मॉडल से क्वेश्चन आया, यू क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन पर क्वेश्चन आया। इसका क्या मतलब है, यहीं पर न्यूक्लियोसोम मॉडल में, अच्छा न्यूक्लियोसोम मॉडल में एक बात और ध्यान रखना बच्चों
कि जब ये जो एक चेन बन जाती है ना, ये चेन नहीं दिख रही है आपको, एक्चुअली इस चेन की भी ऐसे स्प्रिंग की तरह, सोलेनॉइड की तरह फिर से पैकेजिंग हुई है, तो उस पैकेजिंग के दौरान कुछ NH-C की भी जरूरत पड़ती है, दैट इज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। कहीं आप नॉन हिस्टोन देखकर सोचिए कि सिर्फ प्रोकैरियोट में होते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट्स में भी फर्दर पैकेजिंग में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। नाउ यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है, अगर हमें किसी भी सेल के न्यूक्लियस में क्रोमैटिन नेटवर्क दिख रहा है तो उसमें आपको दो तरह की चीजें दिखेंगी बच्चों, कुछ जगहों पर तो एकदम बहुत डेंसली पैक्ड होगा ये, और कुछ जगह पर लूजली पैक्ड होगा। तो जहां जहां आपको डेंसली पैक्ड रीजन दिख रहे हैं ना, ये हेटेरोक्रोमैटिन कहलाते हैं, क्योंकि बट ऑब्वियसली डार्कली स्टेन्ड होंगे, यहाँ पर ज्यादा धागा प्रेजेंट है। और ये जो लूजली पैक्ड रीजन है, इसको आप क्या कहेंगे, यूक्रोमैटिन। ये लाइटली स्टेन्ड होगा, बट ऑब्वियस है ना, कम धागा है तो लाइटली स्टेन्ड होगा। अब यहाँ पे यू वर्ड क्यों आया, कैसे याद रखोगे, 92% लूजली स्टेन्ड होता है, मतलब लूजली पैक्ड होता है, और 8% डेंसली पैक्ड होता है, क्योंकि ये 92% हमारा ट्रू क्रोमैटिन है। बायो में यू ट्रू के लिए आता है ना, ट्रू मतलब जो अपना काम कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। तो आप जब कहते हैं कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बना रहा है, तो वो यही 92% डीएनए बनाता है, 8% डीएनए कुछ और काम करता है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है, यू क्रोमैटिन मतलब ट्रू क्रोमैटिन विच इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन है, यू क्रोमैटिन है जो ट्रू है। बहुत आसान है याद रखना, लॉजिकली कंसेप्चुअली आप याद रख सकते हैं। उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, देखो यू क्रोमैटिन लूजली पैक्ड होगा क्या, यस। कैसे याद रखोगे कि भाई जिसको काम करना है वो बहुत डेंसली पैक्ड नहीं हो सकता, वो लूजली पैक्ड होना चाहिए, उसके रीजन्स एक्सपोज रहने चाहिए जिससे वो आराम से ट्रांसक्रिप्शन कर सके, जस्ट याद रखने के लिए, ठीक है। हेटेरोक्रोमैटिन को ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कह दिया, करेक्ट बताना है हमको। हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए, फिर से पढ़ लेना, नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन अ न्यूक्लियोसोम, बिल्कुल ठीक है। हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन, लॉस एंजल्स, LA, यस, यही दोनों प्रोटीन्स हिस्टोन्स को बेसिक प्रोटीन्स बनाते हैं। दोनों अमीनो एसिड है ना, तो अमीनो एसिड, ये कौन से अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। देन अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 बेस पेयर, गलत है ना, अभी बताया मैंने आपको, एक न्यूक्लियोसोम में, एक न्यूक्लियोसोम पे जो डीएनए होता है वो 200 बेस पेयर लॉन्ग होता है, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल गए। अच्छा ABCD कर देते हैं इन एक मिनट, ABCD, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, करेक्ट है A, C and D, ये रहा ऑप्शन 2, डन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द लेंथ ऑफ अ डीएनए इज 1.1 मीटर, 1.1 मीटर लेंथ है, व्हाट विल बी अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर। ये तुम वैसे ही कर सकते हो, 2022 का क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप पहचान रहे हो ऑप्शंस देखकर, तो ह्यूमंस का डीएनए आपको पता है, ह्यूमंस के डीएनए में जो हमारा डिप्लॉयड कंटेंट होता है ना बच्चों, जो हमारे 46 क्रोमोसोम्स हैं, अगर उन सबके डीएनए को हम जोड़ दें और उसकी लेंथ देखें तो उसमें आते हैं 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। जबकि अगर हम हमारा हैप्लॉइड कंटेंट देखेंगे तो वो हो जाएगा इसका आधा, यानी 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। और क्या आपको ये बात पता है कि हमारा जो डिप्लॉयड कंटेंट है डीएनए का, उसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर है, तो इसकी लेंथ हो गई 1.1 मीटर, यानी 1.1 मीटर में आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फिर से कंफ्यूजन होता है, अभी तो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल आराम से कूल माइंड में क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नीट में जब हमें थोड़ी एंजाइटी होती है, मॉक टेस्ट भी आप देते हैं, तो यही छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं और आपका टाइम वेस्ट होता है कि यार 10⁹ था कि 10⁶ था, याद ही नहीं आ रहा। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, अगर हम ई कोलाई और ह्यूमन्स, यहाँ पे शुरू में आपको सबके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं ना डीएनए की लेंथ के, ये रहे शुरू में दिए हैं, है ना। तो अगर आप ई कोलाई और ह्यूमंस में देखेंगे तो ई कोलाई में 10⁶ है और ह्यूमंस में 10⁹ है। बैक्टीरिया का डीएनए हमसे छोटा है तो वहाँ पे 10⁶ कर दो, हमारा बड़ा है तो 10⁹ कर दो, ठीक है, क्लियर। और किसके डीएनए की लेंथ दी है क्या पता, अगले बार पूछ ले नीट में। बैक्टीरियोफेज कोई बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, ठीक है। तो वायरसेस भी तो डीएनए वायरस होते हैं, तो इसका जो बैक्टीरियोफेज में कई तरह के बैक्टीरियोफेज होते हैं, एंड डू रिमेंबर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियोफेज डीएनए वायरस हैं, ठीक है। एक इसी चैप्टर में आगे आता है क्यूबी बैक्टीरियोफेज का नाम आता है सिर्फ कि इसके पास आरएनए होता है, एक रेट्रोवायरस है, आरएनए वायरस है, ठीक है। सो
बाकी के बैक्टीरियोफेजेस अगर हम देखें तो एक बैक्टीरियोफेज का खुद का नाम है 5×174 और उसमें इतने टोटल न्यूक्लियोटाइड्स हैं। फिर एक है लैम्डा, उसमें इतने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, समझ रहे हो आप। इसको थोड़ा सा आप ऐसे याद रख सकते हैं, 5 + 3 8, यहाँ पे 48 + 2 50, है ना। ऑप्शंस में से आप इजीली पहचान सको, थोड़ा सा कुछ आपने कोरिलेट कर रखा होगा तो। और बाकी तो ये 4 जो डीएनए की लेंथ है, क्या पता मैच द कॉलम बन के आ जाए क्वेश्चन, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। तो आप कंफ्यूज नहीं होगे ना। ह्यूमंस यानी 10⁻9, अगर ई कोलाई होता तो फिर 10⁻6, और उसमें ये भी चेंज हो जाता, बट ऑब्वियस 4.6 है ना, कितना है 4.6 × 10⁻6। क्लियर, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा पे तो बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, यू नो। डीएनए से डीएनए का बनना इज रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना इज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन्स का बनना, एस प्रोटीन्स हो गई, इज ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और लेशन में कोई कंफ्यूज तो नहीं होता। जब डीएनए आरएनए बनाता है तो आप कहते हो कोडोन्स की भाषा में लैंग्वेज लिखता है वो, तो किसी चीज़ को कोड करना, एनक्रिप्ट करना है ना, कंप्यूटर्स में तो होता है एनक्रिप्टेड, तो ट्रांसक्रिप्शन यानी उसको छुपा दिया और फिर उसको पढ़कर प्रोटीन बना दिया, तो उसको ट्रांसलेट कर दिया, सो दिस इज ट्रांसलेशन, सिंपल। तो यहाँ पर पी क्या है बच्चों, पी है रेप्लिकेशन, पी है रेप्लिकेशन, ये रहा। क्यू है ट्रांसक्रिप्शन, आर है ट्रांसडक्शन। जल्दीबाजी में ऐसा होता है, हमारा दिमाग ट्रांसलेशन चल रहा है दिमाग में, हमने इसको भी ट्रांसलेशन पढ़ लिया, क्योंकि ये भी सही दिया है, ये गलती मत कर देना तुम, ठीक है। इसी से तो तुम्हारे वो गड़बड़ हो जाती है, छोटी छोटी गलतियां जुड़ जुड़ के 3-4 बायो में गलत हो गए, 3-4 फिजिक्स में हो गए, 3-4 केमिस्ट्री में हो गए। कहने को तो वो 3-4 क्वेश्चन थे, बट जुड़ के वो बच्चों आपके 4×3 12 क्वेश्चन गलत हो गए। और 12 क्वेश्चन आते हुए गलत होने का मतलब आप खुद समझ सकते हो, ब्लंडर, है ना। रैंक कहाँ की कहाँ चली जाएगी, क्या पता फिर से ड्रॉप लेना पड़ जाए। इसलिए यहाँ पर बहुत मैटर करता है, आप बहुत प्रिसाइजली क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, कितना फोकस और अटेंशन रख रहे हैं। एक्चुअली नीट का एग्जाम डिजाइन इस तरह किया गया है कि जब आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो वही बच्चा वहाँ पे पहुँचे जो एंजाइटी के टाइम पर भी ना चीज़ों को अच्छे से डील कर सकता हो, जो ये छोटी छोटी गलतियाँ ना करे कि आपके सामने कोई पेशेंट आया और आप है ना खुद ही इमोशनली अनस्टेबल हो गए, आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, कितनी डोज देनी थी, कितनी दवाई देनी थी। सिलेबस लिमिटेड है, दवाइयों का पूरा फिक्स होता है कि हाँ अगर ये पेन है तो ये देना है, ये फीवर है तो ये देना है, लेकिन इतनी डोज में देना है, लेकिन वो उस टाइम पर आपको वो चीज़ क्लिक कर रही है कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है। दैट्स वाई इस तरह से एग्जाम को डिजाइन किया गया है कि लिमिटेड सिलेबस में से कुछ भी पूछें, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस में से आपको सही निकालना आना चाहिए। जिसने सीख लिया वो नीट आराम से क्रैक कर जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन 4 समझ में आ गया, क्यों टिक किया मैंने यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसडक्शन टर्म का मीनिंग क्या है, तुम्हारे बुक में कहीं पर भी ये टर्म नहीं है बच्चों, क्योंकि तुम्हारे बुक में बैक्टीरियोफेजेस का लाइफ साइकिल नहीं है। पहले, बहुत पहले 20-25 साल 20 साल पहले समझ लो, वायरसेस का लाइफ साइकिल भी पढ़ाया जाता था, तो उसमें हम पढ़ते थे कि बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो उसका जो लाइफ साइकिल होता है उसमें एक प्रोसेस होता है ट्रांसडक्शन, ठीक है। इससे ज़्यादा तुम्हें इसकी डिटेल में नहीं जाना। आगे बढ़ें, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये भी बहुत बार आता है। If adenine makes 30% of the DNA, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine? You all know कि DNA डबल हेलिक्स जो DNA का मॉडल है, डबल स्टैंडर्ड DNA है, तो उसमें एडेनिन जुड़ता है थायमिन से, साइटोसिन जुड़ता है, एक मिनट इसको यहाँ लिख रही हूँ, गुआनिन जुड़ता है साइटोसिन से। यस और नो? इसको इंग्लिश के प्रिपोजिशन एट से याद रख सकते हो आप। यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनता है। एडेनिन और गुआनिन दोनों क्या हैं, प्यूरिन्स हैं, ये दोनों पायरिमिडीन्स हैं। हमेशा कोई एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन से जुड़ती है, प्यूरिन प्यूरिन आपस में नहीं जुड़ती, पायरिमिडीन पायरिमिडीन आपस में नहीं जुड़ते, ठीक है। तो किसी भी डीएनए में जितने एडेनिन उतने थायमिन, जितने गुआनिन उतने साइटोसिन। तो आपको क्या दिया है, आपको एडेनिन का नंबर दिया है 30, तो थायमिन भी 30 होंगे, 30 + 30 60, 100 - 60 40, 40 को दोनों में डिवाइड कर दो, 20 20। तो हमारे को 3 ऑप्शंस देने थे, तीनों पूछे ना, सीक्वेंस देख लेना, जल्दीबाजी में गड़बड़ ना हो जाए। पहले थायमिन पूछा है तो ये थायमिन है 30, ठीक है, तो और ये दोनों तो सेम ही है, तो 30 20 20 ये रहा। ढंग से देख लेना, T30 लिखा है ना, कहीं पहला ऑप्शन 30 होता और यहाँ G लिखा होता तो फिर गड़बड़ हो जाती। यही तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो कॉन्सेप्ट मेकिंग के बाद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस से सीखनी है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल होल्ड और बहुत अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये दोनों मिलेंगे तब बढ़िया सा तुम्हारा तड़का लगेगा नीट का, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन्स इज रॉन्ग? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तुमसे, 2021 का क्वेश्चन है। हिस्टोन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन, बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर तुम न्यूक्लियोसोम पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, अच्छे से पढ़ के जाना है ना। न्यूक्लियोसोम में तुम देखोगे
तो यहाँ क्लियरली लिखा है कि हिस्टोन्स में बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। रेजिड्यूज वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि जब अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो उनमें से -H2O निकलता जाता है, तो उसको अमीनो एसिड ना कह के रेजिड्यू कह दिया, नथिंग एल्स, ठीक है। एंड ये जो अमीनो एसिड रेजिड्यूज हैं दे कैरी पॉजिटिव चार्ज यस इन देयर साइड चेन। जो भी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है उसमें जो भी R ग्रुप में साइड चेन होगी वहां पर इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ओवरऑल कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव, ठीक है। सो हिस्टोन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, ये ठीक स्टेटमेंट है। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, ऑक्टामर बनता है, बिल्कुल ठीक है। द पीएच ऑफ स्टोन्स इज स्लाइटली एसिडिक, नहीं, पीएच हिस्टोन्स की कैसी है बच्चों? बेसिक है, एसिडिक थोड़ी ना पीएच करनी है यहाँ पे आपको। हिस्टोन्स आर रिच इन अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये सभी देखा हमने। हिस्टोन्स में LA सबसे ज्यादा होता है, मतलब LA में रिच होती है वो, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन 3, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बच्चों आप लोगों को। 2020 का क्वेश्चन है, कोविड ईयर है तो आसानी क्वेश्चन थे उस समय। तो एडेनिन पेयर विथ थायमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सभी हमने पढ़ा, बिल्कुल ठीक है ये। एडेनिन पेयर विथ थायमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड एडेनिन डज नॉट पेयर विथ थायमिन, सिंपली ऑप्शन 1, है ना। सिंपल क्वेश्चन आए थे 2020 और 21 में, यू नो कोविड ईयर था। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर, अच्छा चलो यहाँ पर एक चीज और देखो तुम कि अगर हम डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल देखें ये, तो यहाँ पर कुछ डेटाज भी हैं जो तुम्हें याद रखने हैं बच्चों। अगर इस पूरे डीएनए में हम इसके 1 हेलिक्स की बात करें, 1 हेलिक्स का मतलब होता है 10 बेस पेयर लॉन्ग, इसमें जितनी भी लेंथ में 10 बेस पेयर आ रहे हैं उसको 1 हेलिक्स ऑफ डीएनए कहते हैं। तो इसकी लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। और ये जो हर बेस पेयर एक दूसरे से इक्वल इंटरवल पर सिचुएटेड है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? बट ऑब्वियस 3.4 डिवाइडेड 10, 0.34 नैनोमीटर। प्लीज आप इन दोनों को ध्यान रखना। एंड यहाँ लिखा हुआ भी है, ये एंगस्ट्रॉम में भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो अगर एंगस्ट्रॉम में पूछा है तो, ठीक है। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, नैनोमीटर 10⁻⁹, यू नो दैट, क्लियर। और क्या याद रखोगे यहाँ पर? एक और चीज़ कि यहाँ तो डीएनए इस तरह स्पाइरली कॉइल्ड है, बट अगर हम इसको खोल के इस तरह बना दें स्ट्रक्चर, तो ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है ना बच्चों, ये जो विड्थ ऑफ डीएनए कहलाता है, ये फिक्स होता है, यूनिफॉर्म होता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेट 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। क्यों ये फिक्स होता है? क्योंकि हमेशा कोई एक प्यूरिन कोई दूसरी पायरिमिडीन से जुड़ेगी एंड जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होगी, तो ये जो डायमीटर है वो यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये दिस टर्म इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन? भाई मैं तुम्हें कह रही हूँ एक न्यूक्लियोटाइड में बीच में शुगर है, फर्स्ट कार्बन पे एन बेस है और 5th कार्बन पे क्या है? फॉस्फेट है। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, एक तरह से ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनसे निकले हुए नाइट्रोजनस बेस हैं बच्चों, ये जो उधर प्रोजेक्टेड हो रहे हैं ऐसे, ये अगर शुगर है तो ये इनके नाइट्रोजन बेस हैं, सॉरी, ठीक है। एंड यहाँ पर ऊपर की तरफ इन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ये एक तरह से 5th कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो ये जो आपको चेन दिख रही है, इस चेन में शुगर आ गया और फॉस्फेट आ गया, और नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, दिस इज द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो इसमें आपसे पूछा गया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर इज दिस मच, ये हमें पता है, एंड द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ अ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल इज दिस। तो ये डिजिट देखते ही आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन डीएनए की बात हो रही है। देन द लेंथ ऑफ द डीएनए इज अप्रॉक्सीमेटली, अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 2.0, 2.2, 2.5 और 2.7। वैसे इतने नियर बाय ऑप्शंस नहीं आते हैं, पर यू नो हमारे जो डीएनए की लेंथ है आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है बच्चों, यहीं पर न्यूक्लियोसोम मॉडल में अगेन, कि जो ह्यूमन डीएनए है इट इज 2.2 मीटर लॉन्ग। हालांकि इसका अप्रॉक्सीमेशन करके कई बार 2 मीटर भी कर दिया जाता है, बट क्योंकि ऑप्शन में 2.2 हमारे पास है, सो वी हैव टू चूज दिस। बाई चांस 2.2 नहीं होता बच्चों, 2, 5, 7, 8 इस तरह के ऑप्शन होते, तो आप 2 मीटर्स भी चूज कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर। प्यूरिन्स की अगर हम बात करें तो यू नो प्यूरिन 2 हैं, एडेनिन और गुआनिन। पायरिमिडीन्स को कैसे याद रखते हो आप? कट से, CUT, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, जिसमें से यूरेसिल ओनली आरएनए में होता है यू नो, एंड थाइमिन ओनली इन डीएनए होता है। तो इसका मतलब प्यूरिन्स की तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, प्यूरिन तो दोनों 2 प्यूरिन्स हैं और दोनों आरएनए में भी होती है, डीएनए में भी होती है। पता लगा अननेसेसरी हम एग्जाम में सोच रहे हैं कि यार इसका आंसर क्या होगा, तो सिंपली प्यूरिन्स के लिए क्वेश्चन है, दैट्स वाई एडेनिन एंड गुआनिन, यानी ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है,
द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद अ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स दैट, क्या पूछा है यहाँ पर, यहाँ आपसे पूछा है कि अगर H1 आपको दिख रहा है न्यूक्लियोसोम में, मतलब न्यूक्लियोसोम मतलब पूरी चेन में, तो H1 क्या बता रहा है कि न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ चुके हैं, क्योंकि H1 उनको जोड़ने वाली प्रोटीन है। ओके, सो इट इंडिकेट दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग, the DNA is condensed into a chromatin fiber, yes, the DNA double helix is exposed, your transcription is occurring, simply option 2, ठीक है, यानी सारे न्यूक्लियोसोम ने जुड़कर क्रोमैटिन फाइबर बना दिया है। ओके, यहाँ पे कंडेंस वर्ड से कंफ्यूज मत होना, अगर आप न्यूक्लियोसोम से कंपेयर करोगे तो क्रोमैटिन ज्यादा कंडेंस है, बट अगर क्रोमैटिन को क्रोमोसोम से कंपेयर करोगे तो क्रोमोसोम इज हाईली कंडेंस फॉर्म, क्रोमैटिन इज लूज फॉर्म, ठीक है, वहां पे कंपैरिजन देखना पड़ेगा हम किससे कर रहे हैं। नेक्स्ट 2015 का क्वेश्चन है सी अर्चिन डीएनए, यहाँ पे जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए सी अर्चिन दे दिया, बाकी यू नो सी अर्चिन एक एनिमल है, काइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है। तो अगर हम इसके डीएनए की बात करें, एनिमल है, यू कैरियोट है, तो बट ऑब्वियस डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, चाहे प्रो कैरियोट होता तो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होता, ठीक है। 17% साइटोसिन दिया है तुमको, द परसेंटेज ऑफ अदर 3 बेसिस, तो वही अगर साइटोसिन 17 है तो साइटोसिन के बराबर होता है ग्वानिन, ये याद आना चाहिए आपको एग्जाम में। तो 17 + 17 हो गया 34, 100 - 34 कर दो 66, तो 66 को डिवाइड कर दो 33 एंड 33, ये दोनों क्या हो गए, एडेनिन और थायमिन। तो हमें ग्वानिन हो गया 17%, वैसे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे 17, 33 और 33, अगर और ऑप्शंस में होते तो वी हैव टू टेक केयर कि ग्वानिन है, एडेनिन, थायमिन, क्या लिखा है उसे ध्यान से चूज करना है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वही सेंट्रल डॉगमा का डायग्राम है, फिर से 2013 का क्वेश्चन है। तो डीएनए से डीएनए का बनना इज रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, एंड इट इज प्रपोज्ड बाय क्रिक, ठीक है। तो देख लो कहाँ पर है सही ऑप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये रहा फ्रांसिस क्रिक। हो सकता है एग्जाम में आपको कभी कभार साइंटिस्ट के नाम में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि देखो सारे साइंटिस्ट वहीं डीएनए के स्ट्रक्चर से मिलते जुलते हैं, तो एक बार रिवाइज कर लें हम किसने क्या किया था। अगर हम डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की बात करें बच्चों, तो वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने मिलकर, बट जो सेंट्रल डॉगमा प्रपोज किया था वो अकेले क्रिक ने दिया था, ठीक है। इसी तरह जो सेमी कंजर्वेटिव मोड की स्कीम दी थी उसको थ्योरेटिकली अगेन वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, और उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था मिजेल्सन एंड स्टॉल ने, ठीक। और इनका क्या था, फ्रैंकलिन, चारगाफ एंड चारगाफ अलग थे। फ्रैंकलिन का क्या था कि वो जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो किसके, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड था, तो वहां पर नाम लिख रहा है विल्किंस एंड फ्रैंकलिन का, ठीक है। एंड चारगाफ रूल आप अलग से पढ़ते ही हैं, यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो सकता है अभी आगे आ जाए। एक चीज मुझे तुम्हें बतानी है, मैं पहले कई बार बता चुकी हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो चारगाफ प्रिंसिपल है ना, इरविन चारगाफ ने जो दिया था, है ना, इरविन चारगाफ ने जो दिया था, वहां पे आपको 2 बातें ध्यान रखनी है बच्चों। इरविन चारगाफ ने एक तो ये देखा था कि जो बेसिस हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस कौन से होते हैं, ए, टी, सी और जी, ए टी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, सी और जी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो बट ऑब्वियस किसी भी डीएनए में जो टोटल प्यूरिन्स हैं वो बराबर होंगी टोटल पायरिमिडीन्स के, क्या, यानी प्यूरिन्स यानी A + G = C + T, सही है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालूं बच्चों, A + G/C + T का, तो वो तो हमेशा 1 आएगा, अगर दोनों डिजिट बराबर हैं तो उनका रेशो 1 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है आपको कि अगर मैं, ये तो एक हो गया, एक दूसरा क्या है, इसको बोलते हैं बेस इक्विवेलेंस का रूल, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के लिए, एक बेस इक्विवेलेंस का भी दिया था इरविन चारगाफ ने, कि अगर आप एडेनिन को थायमिन के साथ जोड़ो, मतलब प्यूरिन्स को नहीं, जो बॉन्डिंग करते हैं उन दोनों को जोड़ो, एडेनिन को थायमिन से जोड़ दो और साइटोसिन को ग्वानिन से जोड़ दो, तो जो रेशो आएगा ना, इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ स्पीशीज। किसी भी, कोई भी एक स्पीशीज के किसी भी मेंबर में आप देख लो, A + T का जो टोटल है अपॉन C + G है, उसका जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगा उस स्पीशीज के लिए। अगर वो मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल किसी स्पीशीज के लिए 0.7 है ये रेशो, तो उस स्पीशीज के सभी मेंबर्स में वो रेशो 0.7 ही रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि आप लोगों को, तो देखो मिक्स मत कर देना, यहाँ पे मुझे लगता है एनसीईआरटी में चीज़ें थोड़ी सी करेक्ट होनी चाहिए। द रेशो बिटवीन A + T/C + G इज कांस्टेंट, यहाँ तक तो ठीक है, और इसी को आगे लिख दिया एंड = 1। ये रेशो 1 नहीं है, 1 आता है जब आप टोटल प्यूरिन्स और टोटल पायरिमिडीन्स का रेशो निकालोगे, 2 अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो नीट में आपको वही ध्यान रखना है जो एग्जैक्टली सही है, ओके। एनटीए लास्ट कुछ ईयर से तो यही कर रहा है कि उसी को सही आंसर मानता है जो टेक्निकली करेक्ट है, वो एक्सेप्ट करता है भाई एनसीईआरटी में ये चीज़ छोटी सी गलत थी तो आपको वो गलत टिक नहीं करना है, ओके।
क्लियर है क्या? ये यहाँ पे समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन अगेन 2013 का क्वेश्चन है, वही सेंट्रल डॉगमा पे क्वेश्चन है बच्चों। ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसलेशन है और प्रपोज्ड बाय क्रिक, है ना। क्या करें हम यहाँ पर आंसर? हमें ए उधर लिखा है BC, ABC, तो ए फ्रांसिस क्रिक, बी ट्रांसलेशन, सी ट्रांसक्रिप्शन, जस्ट ऑपोजिट सीक्वेंस में दे दिया। वैसे साइंटिस्ट के नाम से आराम से हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। 2013 में नीट 2 बार हुआ था ना, एक तो बाकी सारे बच्चों के लिए और कर्नाटका ने अलग से लिया था अपने स्टूडेंट्स के लिए, दैट्स वाई आपको यहाँ पर ऐसा मिलेगा। What are the structure called that give an appearance as bead on string in the chromosome when viewed under microscope? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको कौन सा स्ट्रक्चर बीड ऑन स्ट्रिंग की तरह दिख रहा है बच्चों? न्यूक्लियोसोम। सिंपल है, ठीक है। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मतलब न्यूक्लियोसोम से अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में। Which does not follow the central dogma of molecular biology? इनमें से कौन सेंट्रल डॉगमा को फॉलो नहीं करता? बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तुम कहोगे मैम ऐसा तो कुछ एनसीईआरटी में है नहीं, पर थोड़ा दिमाग भी तो लगा सकते हैं हम। यहाँ पर पी, क्लेमाइडोमोनास, म्यूकर, ये सब यूकैरियोट्स हैं, है ना। वैसे अगर प्रोकैरियोट भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में भी सेंट्रल डॉगमा फॉलो होता है। कहाँ फॉलो नहीं होता बताओ सेंट्रल डॉगमा? रेट्रोवायरसेस में। लिखा है क्या यही तुम्हारी बुक में कि अगर हम सेंट्रल डॉगमा के लास्ट में जाएं, कहाँ है सेंट्रल डॉगमा? ये रहा। अगर हम सेंट्रल डॉगमा में देखें तो यहीं पर लिख रखा है इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। यू नो कि अगर आरएनए वायरस है तो आरएनए से सीधा प्रोटीन नहीं बनाता वो वायरस कभी भी। जैसे एचआईवी का एग्जांपल तुम ले लो, जब एचआईवी अपने आरएनए को हमारी सेल में डालता है तो हमारी सेल में उसके आरएनए से पहले डीएनए बनता है, सीधा ट्रांसलेशन शुरू नहीं हो जाता, आरएनए से पहले डीएनए बनता है। इसी को आप कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसके लिए एक स्पेशल एंजाइम भी एचआईवी भेजता है, उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तभी ये वायरल डीएनए बनेगा और फिर ये डीएनए हमारे सेल के न्यूक्लियस के डीएनए से इनकॉर्पोरेट हो जाता है और हमारे डीएनए के साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके खुद की प्रोटीन्स बनाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेंट्रल डॉगमा रिवर्स डायरेक्शन में होता है रेट्रोवायरसेस में। नॉट ओनली एचआईवी, और भी रेट्रोवायरसेस जो हैं आरएनए वायरसेस हैं, क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, एचआईवी, एक टीएमवी याद है, टबैको मोज़ेक वायरस 11th में डायग्राम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वो भी आरएनए वायरस है। तो जो भी आरएनए वायरस हैं वो सब रेट्रोवायरस इसीलिए हैं क्योंकि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज इनसाइड अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सर्व टू जॉइन। चलो बॉन्ड का नाम आया है तो एक बार बॉन्ड्स भी रिवाइज कर लेते हैं। मैं सोच ही रही थी तुमको ये वाली चीज भी बता दूं, रिवाइज करा दूं। ये रहा, यहाँ पर आपको डीएनए की 2 चेन्स जुड़ी हुई दिखाई है, सिंगल चेन का भी डायग्राम है। ये रहा सिंगल चेन का डायग्राम, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ देख लो, ठीक है। तो अगर यहाँ मैं तुम्हें बताऊं तो ये रही पेंटोज शुगर। किसी भी न्यूक्लियोटाइड में 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है पेंटोज शुगर। इस पेंटोज शुगर में जहाँ भी तुम्हें नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ दिख रहा है वो पहला कार्बन है, तो ये दूसरा कार्बन हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ और एक कार्बन रिंग के बाहर निकला रहता है 5th कार्बन, ठीक है। पेंटोज 5 कार्बन वाली शुगर है। इस फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है एन बेस और ये जो 5th कार्बन है इससे जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप। कौन कौन से बॉन्ड्स बनते हैं? ये तो शुगर मॉलिक्यूल है ही। जब फर्स्ट कार्बन पे ये जो बॉन्ड बना है एन बेस जुड़ने के लिए, दिस इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन ग्लाइक पूरा नाम है इसका, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। और ये जो बॉन्ड बन रहा है फॉस्फेट के साथ, ये है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बच्चों, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे एस्टर ग्रुप बन जाता है इनके जुड़ने से, ठीक है। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है क्या? अब ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, समझ रहे हैं। तो जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तब जो बॉन्ड बनता है, देखो इसका 3rd कार्बन है, इसका 5th कार्बन है, इसके 5th कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा है और इसका 1 2 3 3rd कार्बन है। तो ये जो बॉन्ड बनता है यहाँ पर 2 एस्टर ग्रुप बन जाते हैं, दैट्स वाई इसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। एक एस्टर ग्रुप तो था ही, एक यहाँ और बन जाता है तो डाइएस्टर आ गया। और क्या मैं इस बॉन्ड को 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कह सकती हूँ? ये बता रहा है कि एक न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन आपस में बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है, क्लियर। एक और चीज देख लो, ये जो चेन आपको दिख रही है, अगर इस चेन में यहाँ पर 5 एंड फ्री है तो यहाँ पर हमेशा 3 एंड फ्री रहेगा। तो इस चेन की पोलैरिटी मैं बोल सकती हूँ 5 to 3। जो इसकी सामने वाली चेन होगी उसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 एंड होगा। ये चेन जस्ट इसकी मिरर इमेज होगी, वो समझ लो। इस चेन में यहाँ पर जो सबसे पहला वाला न्यूक्लियोटाइड है उसका 3 एंड फ्री होगा और इधर वाले का 5 एंड फ्री होगा। तो अगर इसकी पोलैरिटी 5 to 3 पढ़ रहे हो तो इसकी पोलैरिटी तुम पढ़ोगे 3 to 5। यानी डीएनए के स्ट्रक्चर में दोनों चेन्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं, इसको कहते हैं एंटी पैरेलल।
और जुड़ी कैसे आपस में ये दोनों चेन, दो चेन्स के बीच में कौन, देखो अगर तुमसे पूछे सिंगल चेन में दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तब तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बट अगर आमने सामने वाली चेन में दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो फिर तुम्हारा आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें। सारे बॉन्ड्स क्लियर हो गए, रिवाइज हो गए। चलिए तो क्वेश्चन क्या आया है, 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इनसाइड अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सर्व टू ज्वाइन। किसको ज्वाइन करता है ये वाला बॉन्ड, दो न्यूक्लियोटाइड्स को, एक ही चेन में या दो चेन्स में, एक ही चेन में। सो आंसर क्या होगा, 1 न्यूक्लियोटाइड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड। ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया, कंफ्यूजन करना होता तो इन 1 चेन और इन 2 चेन्स लिख देते, ठीक है, क्लियर। यहाँ आपको न्यूक्लियोटाइड के साथ एक और टर्म दिख रही होगी, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पे दे रखा है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में समझा रखा है। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अगर ये पेंटोज शुगर है बच्चों, सॉरी दोबारा बना दें एक मिनट, अगर ये पेंटोज शुगर है, ठीक है, तो ये पहला कार्बन है जिस पर एन बेस जुड़ा हुआ है ना, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा, चौथा और 5वां कार्बन चेन के रिंग के बाहर होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इस यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, पहले कार्बन से जुड़ेगा, फिर लास्ट में 5th कार्बन से जुड़ेगा। पहले फर्स्ट का नंबर आएगा, फिर 5th का नंबर आएगा। तो हमेशा शुगर के साथ पहले कौन जुड़ेगा, एन बेस जुड़ेगा, क्योंकि वो फर्स्ट कार्बन पे जुड़ता है। तो जैसे ही ये दोनों जुड़ते हैं ना, आप इसको बोल देते हो न्यूक्लियोसाइड। ABCD में एस पहले आता है तो साइड, और जब फॉस्फेट आके जुड़ जाता है, जब फॉस्फेट आके जुड़ जाता है तो इन दोनों को मिलाकर बोल देते हो न्यूक्लियोटाइड। ABCD में टी बाद में आता है, तो पहले साइड फिर टाइड, पहले साइड बनेगा फिर टाइड बनेगा। सिंपल है क्या, समझ में आ गई आप लोगों को ये चीज़। तो इनकी नेमिंग भी दे रखी है आपको शॉर्ट में, नेमिंग शायद उसमें थी 11th में, नहीं यहाँ पर भी है, ये रही नेमिंग। कैसे करनी है आपको, कि अगर मान लो एडिनोसिन कब कहोगे, एडेनिन से जब एन बेस जुड़ जाए तो एडिनोसिन, साइटोसिन से जुड़, एडेनिन के साथ रुको, गुआनिन, गुआनिन को लो, गुआनिन से जुड़ जाए तो गुआनोसिन, यानी एडेनिन और गुआनिन में ऑसिन लगा देना है, दोनों प्यूरिन्स हैं तो एडिनोसिन गुआनोसिन। लेकिन जो पायरिमिडीन्स है बच्चों, उनके नाम के एंड में डीन लगाना है। जब साइटोसिन, अब देखो कितना कंफ्यूज करेगा, साइटोसिन के ओरिजिनल नाम में ऑसिन आ रहा है, जबकि गुआनोसिन में गुआनिन से गुआनोसिन बना है। अब साइटोसिन तो इसका ओरिजिनल नाम है, तो मैं साइटोसिन से साइटोसिन तो बना नहीं सकती। तो जब साइटोसिन से एन बेस जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा साइटिडीन। और इसी रिदम में को बनाए रखने के लिए हमने सारे पायरिमिडीन्स में यही कर दिया, यूरेसिल को कर दिया यूरिडिन और थायमिन को कर दिया थायमिडीन, थायमिन को कर दिया थायमिडिन। समझ गए क्या बात। और जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाएगा तो फिर इनके नाम में लगा दोगे आप एसिड। एसिड कैसे, जैसे कि एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, ठीक है, क्लियर। और इन दोनों वर्ड्स में क्या फर्क है, साइटिडीन और डीऑक्सीसाइटिडीन। साइटिडीन आरएनए में है और डीऑक्सी वर्ड लग रहा है, इसका मतलब ये डीएनए की बात हो रही है। सिंपल, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट अबाउट द पर्टिकुलर एंटिटी इज ट्रू। ट्रू बताना है हमको, ठीक है। ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था क्या, सेंट्रोमियर जो क्रोमैटिड होते हैं, 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, वो एक पॉइंट पर आपस में जुड़े रहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। ओके, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल, ये सब बहुत मिलती जुलती टर्म्स हैं, सो ध्यान रखना है आपको। सो सेंट्रोमियर इज फाउंड इन एनिमल सेल विच प्रोड्यूस एस्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसीलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट डाला है, क्योंकि सेंट्रोमियर पढ़ के अगर किसी के दिमाग में सेंट्रियोल चल रहा है ना, तो वो इसको सही कर देगा कि हाँ भाई सेंट्रियोल एनिमल सेल में होते हैं, और सेंट्रियोल आपको ध्यान होगा ऐसे पोल्स बनाते थे जिनको आप एस्टर कहते हैं। बट ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सेंट्रियोल नहीं लिखा, सेंट्रोमियर लिखा है, ठीक है। सेंट्रोमियर के अलावा काइनेटोकोर भी याद है ना आपको। देन द जीन फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज प्रेजेंट इन एवरी बॉडी सेल। अगर ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस, मैंने आपको कहा था कि हमारी पूरी बॉडी के सारे सेल जाइगोट से बने हैं, बहुत सिंपल सी सीधी समझने वाली बात है। तो हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सब जाइगोट के मल्टीप्लाई से बने हैं, तो जाइगोट के आइडेंटिकल ही तो हैं बच्चों, माइटोसिस से बने हैं। तो इसका मतलब काम करने का तरीका अलग अलग है। हर सेल में कौन सा जीन एक्सप्रेस करेगा, वो क्या उसमें मॉडिफिकेशन करेगा, वो बात अलग है, पर हर सेल का जेनेटिक मेकअप तो सेम ही है ना। तो इसका मतलब द जीन फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज प्रेजेंट इन एवरी बॉडी सेल। चाहे हर सेल इंसुलिन नहीं बना रही, पर इंसुलिन बनाने वाला जीन तो हर सेल में है ना, क्योंकि हर सेल जाइगोट के ही मल्टीप्लिकेशन से बनी है, तो ये सही है।
न्यूक्लियोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, गलत, न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन अभी बताई थी मैंने तुम्हें। डीएनए कंसिस्ट ऑफ कोर ऑफ 8 हिस्टोन, जस्ट उल्टा लिख दिया इन दोनों को इन्होंने, तो सही स्टेटमेंट कौन सा हुआ, ऑप्शन 2। ठीक है, देखो 2010 का क्वेश्चन है, पहले के टाइम के क्वेश्चंस का पैटर्न और अब के क्वेश्चन पैटर्न में बहुत अंतर है, तुम्हें दिख रहा होगा। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये आपका डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो गए। एक बार मैं फटाफट देख लेती हूँ, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है ना जो रह गई हो। शुगर फॉस्फेट बैकबोन बता देना मैंने तुम्हें, शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्या होती है, ठीक है। देन ये हो गया, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और है बच्चों, जो यूरेसिल है ना बच्चों, जो यूरेसिल और थाइमिन है, दो यूरेसिल आरएनए में होता है और थाइमिन डीएनए में होता है, तो प्लीज़ ध्यान रखना जो थाइमिन है ना वो एक्चुअली यूरेसिल का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, जैसे हम पढ़ते हैं कि आरएनए नेचर में पहले बना, आरएनए पहले इवॉल्व हुआ था क्योंकि वो अनस्टेबल था, रिएक्टिव ज़्यादा था, तो नेचर ने एक मोर स्टेबल मॉलिक्यूल डीएनए बनाया। तो मतलब आरएनए में जो चीज़ें हैं यूरेसिल वगैरह वो पहले बनी होंगी, राइबोज शुगर पहले बनी होगी, फिर नेचर ने इनको स्टेबिलिटी देने के लिए यूरेसिल में मिथाइलेशन कर दिया यूरेसिल का, उसके 5th ग्रुप पे मिथाइल लगा दिया जिससे वो स्टेबिलिटी हो जाए, तो यूरेसिल से बना थाइमिन। राइबोज में से 2nd कार्बन पे से ऑक्सीजन ग्रुप हटा दिया, ऑक्सीजन रिएक्टिव बनाता है उसको, तो वो हो गया डीऑक्सी राइबोज। समझ गए आप, तो हमेशा बहुत इजीली आप याद रख सकते हो आरएनए से डीएनए के कंपोनेंट्स बने हैं जो उसे मोर स्टेबिलिटी की तरफ ले जाते हैं। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, इसको डबल स्टैंडर्ड कर दिया, ठीक है, क्लियर। तो थाइमिन इज 5 मिथाइल यूरेसिल, ना कि यूरेसिल इज 5 मिथाइल थाइमिन, क्योंकि मिथाइल ग्रुप लगाने से वहाँ 5th नंबर पे जो भी रिएक्टिव ग्रुप था वो हट गया और मिथाइल लगाने से वो अब थोड़ा स्टेबल हो गया, ऐसे याद रखो तुम, ठीक है, क्लियर। ये भी ध्यान रखना, ये ऐसे एक साइंटिस्ट का नाम रह गया कि डीएनए को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था बच्चों, वॉटसन एंड क्रिक ने तो उसका स्ट्रक्चर हमें समझाया था, बट डीएनए को डिस्कवर किया था बहुत पहले कर लिया था, मेंडल वाले टाइम से थोड़ा आगे 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने। मेंडल के एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े थे 1856 से 1863, ऐसा कुछ टाइमलाइन पढ़ा था ना, तो ये उसके थोड़ा सा आगे वाला टाइम है। 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने, उन्होंने डीएनए टर्म यूज़ नहीं की थी, उन्होंने कहा न्यूक्लियस में मुझे कोई एसिडिक मटेरियल मिला है और उसको मैं नाम दे रहा हूँ न्यूक्लिन। फिर बाद में लेटर ऑन धीरे धीरे ये सब चीज़ें रिवील हुई हमारे सामने कि डीएनए क्या होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सब मैंने तुम्हें पॉइंट्स बता दिए हैं, कोई पॉइंट्स रहा तो नहीं है हमारा, यस ऑल आर कवर्ड, ठीक है। यहाँ पर डीएनए की स्टेबिलिटी का रीज़न बताया है कि 2 चेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हैं और जो सारे बेस पेयर हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर रहे हैं, तो उससे यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है। ये सेंट्रल डॉगमा हो गया, दैट्स इट। पैकेजिंग न्यूक्लियोसोम से रिलेटेड तो सारे क्वेश्चन हमने कर ही लिए, तो ये रिवाइज हो गया, ओके। अब आते हैं हम सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल पर, ठीक है। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसमें आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं जिसमें आपको ये बताया है कि भाई कैसे पता चला हमको कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है ना। पहले तो नहीं था ये क्लियर, साइंटिस्ट सोचते थे कि जो भी लॉन्ग पॉलीमर्स हैं, प्रोटीन भी तो एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, डीएनए हो सकता है, क्या पता आरएनए हो। तो बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए, 3 आपके कोर्स में। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, माइस वाला भी क्वेश्चन करेंगे। ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए थे कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन है। भाई आपको ये तो ध्यान होगा कि ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये तो कह दिया था कि जो एस और आर है, उससे पहले एक और चीज़ सुन लो, चलो मुझे पता है तुम इसमें कंफ्यूज रहते हो, ये भूल जाते हैं आप लोग कि कौन वायरुलेंट है और कौन नहीं। कैसे याद रखोगे, बहुत आसान है। ये मान लो एक बैक्टीरियल सेल बना रही हूँ मैं, ठीक है। इस बैक्टीरियल सेल में जिसको स्मूथ कहा है ना, उसके चारों तरफ मैं एक म्यूकस कोट बना रही हूँ। म्यूकस चिपचिपा होता है, स्मूथ बनाएगा, म्यूकस कोट बना रही हूँ, यहाँ नहीं बना रही। तो अगर मैं किसी चीज़ को एक और कवर से पैक कर दूँ तो वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएगी ना। यानी ये जो वाले जो बैक्टीरिया हैं, जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं, इनके पास एक एडिशनल कवरिंग है, तो इनके पास ये हमारी बॉडी में जब हमें अटैक करेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम इन पर इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये हमें बीमार कर देंगे। यानी ये वायरुलेंट है, ऐसे याद रखना। स्मूथ कोट वाले, म्यूकस कोट वालों के पास एडिशनल म्यूकस कवरिंग है, दैट्स वाई दे आर वायरुलेंट। और रफ वाले जब हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं तो जल्दी मर जाते हैं क्योंकि इनके पास म्यूकस कोट नहीं है, तो ये हो गए नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट यानी नॉन पैथोजेनिक, ये हमें बीमार करते हैं, इससे पहले हमारे इम्यून सिस्टम ने इन्हें मार दिया। बस यही एक कन्फ्यूजन इसमें होता है, बाकी सब तो तुम्हें पता है। अगर ये पता है कि कौन वायरुलेंट है कौन नॉन वायरुलेंट है, तो बट ऑब्वियस जब आर स्ट्रेन का इंजेक्शन माइस में दिया तो माइस को कुछ नहीं हुआ, एस स्ट्रेन का दिया तो वो मर गए। अब इसको तो हीट किल करने की क्या ही जरूरत है, जो पैथोजेनिक है उसको हीट किल करो, वायरुलेंट का मतलब पैथोजेनिक, ठीक है। तो इसको हीट किल्ड करा, तो हीट किल्ड करके दोगे तो फिर तो कैसे मरेगा, माइस नहीं मरा। पर जब इसके हीट किल्ड और इसके लिविंग का मिक्सचर बनाया तो माइस मर गया। क्यों? क्योंकि ग्रिफिथ ने कहा कि कुछ चीज़ है जो एस स्ट्रेन को जब हमने हीट किल्ड किया ना,
तो भी उसकी सेल में कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल था जो किल नहीं हुआ, जो मरा नहीं, और वो मॉलिक्यूल नाउ वी नो की हाईएस्ट स्टेबिलिटी किसकी है, डीएनए की। ग्रिफिथ को तो नहीं पता चला था वो डीएनए, बट ग्रिफिथ ने कहा कि हीट किल्ड करने से सेल के सभी कंपोनेंट्स मर गए, लेकिन एक चीज सेल में है जो नहीं मरी, और वो चीज़ ना निकल कर आर स्ट्रेन में चली गई। और जब वो चीज़ आर स्ट्रेन में गई तो उसने आर स्ट्रेन का नेचर ही चेंज कर दिया, उस चीज़ ने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। सोचो वो चीज़ क्या थी, वो जीन ही है जो ऐसा करिश्मा कर सकते हैं। तो यहाँ से डीएनए निकल कर इसमें गया होगा, जिससे इसमें भी म्यूकस कोट बनाने वाला जीन आ गया, इन्होंने भी म्यूकस कोट बना लिया, तो ये एस स्ट्रेन की तरह हो गए, तो ये हमसे हमारे इम्यून सिस्टम से मरे नहीं, तो इन्होंने डिजीज कर दी, सिंपल। ठीक है, तो ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए थे, उन्होंने कहा ये जो चीज़ गई है ना इधर से इधर, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। और बाद में एवेरी, मैकलॉड और मैककार्टी ने बोला कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कुछ और नहीं बल्कि डीएनए है। उन्होंने अलग अलग एंजाइम्स, आरएनएज, प्रोटीएज, डीएनएज वगैरह लेकर ये प्रूफ किया था। फिर भी लोगों को थोड़ा डाउट था कि यार अभी तो हम पूरी तरह कन्विंस नहीं हैं, तो 1952 में हर्शे एंड चेज ने, 1952 वही ईयर है ना जब डबल हेलिक्स मॉडल आया था हमारे सामने, देखना ज़रा, डबल हेलिक्स मॉडल भी तो 1953 में आया था शायद, 1950 कहाँ गया डबल हेलिक्स मॉडल आपका, डबल हेलिक्स मॉडल ये रहा डबल, हाँ वही 1953 में, क्योंकि जब 1952 में हर्शे एंड चेज ने प्रूव कर दिया डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो लग गए सब उसके स्ट्रक्चर निकालने पर, और वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में हमारे सामने डीएनए का स्ट्रक्चर पूरा रिवील कर दिया बाय डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, तो हर्शे एंड चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था बच्चों, ध्यान रखना, हर्शे एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया था वायरसेस को। कौन से वायरस, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में भी जो T2 फेज होता है ये उसी का डायग्राम है। ठीक है, एंड बट ऑब्वियस वायरस लिया है तो वायरस का अटैक किस पे करवाएंगे, बैक्टीरिया पे, तो उन्होंने वायरस भी यूज़ किया, बैक्टीरिया भी यूज़ किया। बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया, वही सबका मोस्ट फेवरेट, साइंटिस्ट का मोस्ट फेवरेट, ई कोलाई, इश्चेरिशिया कोलाई, इसको एंटमीबा कोलाई मत कर देना, ऐसा एक बार क्वेश्चन आया था। एंटमीबा प्रोटोजोअन है, इश्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया है, प्रोटोजोअन यूकैरियोट होते हैं, अमीबा के साथ आते हैं। ठीक है, सो वायरस और बैक्टीरिया का सेट बनाकर हर्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अभी इसके क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगी कि ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे किया था। पहले हम क्वेश्चन देखें क्या है हमारे पास। देखो भाई क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, 2023 का क्वेश्चन है बच्चों, अगेन अभी 2024 का कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया, अभी आएगा आगे। आरएनए म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, बट ऑब्वियस आरएनए अनस्टेबल है तो म्यूटेशन फास्ट करेगा, बिल्कुल ठीक है। वायरस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। बच्चों एग्जाम्पल कोविड वायरस, ये लाइन कोई बाहर से नहीं आई है, यहीं पर एनसीईआरटी में सर्च के बाद जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हो तो यहाँ दे रखी है ना चारों प्रॉपर्टीज, कि एक जेनेटिक मटेरियल में कौन सी 4 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए बताओ। वो खुद को रेप्लिकेट करना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए केमिकली और स्ट्रक्चरली, म्यूटेशन होने तो चाहिए बट बहुत स्लो रेट से होने चाहिए, क्योंकि अगर बहुत फास्ट म्यूटेशन होते हम सब में सोचो तो हर नई जनरेशन में नया रूप आ जाता, तो इस तरह से नहीं चलता। तो म्यूटेशन होने तो चाहिए बट बहुत ही स्लो म्यूटेशंस होने चाहिए, इसीलिए नेचर ने आरएनए को नहीं लिया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, क्योंकि आरएनए में बहुत फास्ट म्यूटेशंस होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड है, लेस स्टेबल है। ठीक है, एंड इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस मेंडेलियन, मेंडल्स लॉ फॉलो करने चाहिए, वही फैक्टर अकर इन पेयर और वो सारी चीज़ें जो उन्होंने कही थी। ठीक है, तो यहीं पर आपको इसी पैराग्राफ में यहाँ समझाया है कि जो आरएनए है, ये रहा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहीं से क्वेश्चन उठ के आया है कि वैसे तो दोनों आर एबल टू म्यूटेट, बट आरएनए जो कि अनस्टेबल है इट म्यूटेट एट अ फास्टर रेट। कॉन्सिक्वेंटली जिन वायरस में आरएनए वायरस होते हैं, वायरस में डीएनए भी होता है आरएनए भी होता है, किसी एक वायरस में दोनों नहीं होते साथ में, हमारे पास तो एक ही सेल में डीएनए आरएनए दोनों है, बट डू रिमेंबर वायरसेस में, सेम वायरस में डीएनए एंड आरएनए नहीं होता, इधर डीएनए और आरएनए होता है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। सो वायरस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। कोविड को हम बहुत टाइम तक इसलिए नहीं समझ पाए थे, कोई उसका इलाज इसलिए नहीं खोज पाए क्योंकि, और भी आप देखो एड्स का जो HIV है उसका भी इलाज अब तक हमारे पास नहीं है, क्योंकि जब हम उसका स्ट्रक्चर समझ के कोई दवाई बनाते हैं इतने टाइम में तो वो म्यूटेट कर चुका होता है, कोई नई फॉर्म ले चुका होता है, तो वो दवाई उस पर बेअसर हो जाती है। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गई ना बात आप लोगों को। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि आरएनए म्यूटेट एट फास्टर रेट और वायरस हैविंग आरएनए जीनोम म्यूटेट्स फास्टर। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, कहाँ गया, बोथ आर ट्रू, ऑप्शन 3। डन, आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट क्या है, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। जब ये वर्ड आ जाए ना
अनइक्विवोकल प्रूफ, यानी एक ऐसा प्रूफ जिस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, सबने एक मत से मान लिया कि हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, तो बात हो रही है हर्शे एंड चेज की। ठीक, सो आपका सिंपली आंसर होगा हर्शे एंड चेज। बाकी सारे साइंटिस्ट ने भी किया है एक्सपेरिमेंट, बट इनका अनइक्विवोकली माना गया, जिसके पे कोई आवाज़ ना उठाए। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये हालांकि अभी रेप्लिकेशन वाले टॉपिक में आना चाहिए, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन यहाँ आ गया तो यहीं बता देती हूँ। ये कह रहा है कि डीएनए जब रेप्लिकेशन करता है तो सेमी कंजर्वेटिव मोड में करता है, अभी समझाऊंगी आगे। तो ये जो करता है इसको सबसे पहले किस पर प्रूफ किया गया था, तो आपको ध्यान है मिजेल्सन एंड स्टॉल ने अपना एक्सपेरिमेंट ई कोलाई पे किया था। तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। हालांकि सेम एक्सपेरिमेंट टेलर एटॉल ने यूकैरियोट्स पे भी किया था, विसिया फैबा जो एक बीन्स है, तो प्लांट्स मत कर देना आप, फर्स्ट टाइम जो किया था वो बैक्टीरिया पे किया था, दैट्स वाई वही बैक्टीरिया हमारा ई कोलाई। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, करेक्ट मैच बताना है आपको। राइबोजाइम एक न्यूक्लिक एसिड है क्या, ये मैंने बहुत अच्छे से जो हम बायोमोलिक्यूल पढ़ा था तब भी बताया था आपको, इसी चैप्टर में दोबारा आएगा ट्रांसलेशन में, कि ट्रांसलेशन के टाइम पर कोई अलग से एंजाइम नहीं होता, बल्कि अगर ये एमआरएनए है, ये राइबोसोम है, तो राइबोसोम में जो 23S rRNA होता है, या हमारे में है तो 28S rRNA होता है, ये ही एंजाइम की तरह काम करता है। तो ये एंजाइम राइबोजाइम कहलाता है, और यहाँ पर एंजाइम प्रोटीन नहीं बल्कि खुद एक न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल है, खुद आरएनए एंजाइम का काम कर रहा है। सो ये करेक्ट मैच है। F2 इंटू रेसेसिव पेरेंट प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, इट इज़ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या, नहीं, इट इज़ अ टेस्ट क्रॉस, बताया था मैंने। अगर आप F1 हाइब्रिड या F2 हाइब्रिड को रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा रहे हो तो वो टेस्ट क्रॉस होता है, सो दिस इज रॉन्ग। मॉर्गन ने करेक्ट मैच बताना है ना हमको बच्चों, हाँ सही है ना। मॉर्गन ने ट्रांसडक्शन बताया था क्या, नहीं, मॉर्गन ने लिंकेज के बारे में बताया था। एंड मेंडल ने ट्रांसफॉर्मेशन दिया था क्या, नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ ने बताया था। सो करेक्ट मैच हो गया ऑप्शन 1। ठीक है, क्लियर। द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटीरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, फाइनल प्रूफ हर्शे एंड चेज। इतना सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ये तो पूछो कि क्या किया था एक्सपेरिमेंट में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है उस पर, है ना। अभी देखते हैं, चलो आता है क्या। टेलर ये फिर से वही रेप्लिकेशन का क्वेश्चन आ गया है साथ में। टेलर टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड, है ना, आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है बच्चों, यहाँ पर अभी आगे आएगा, रेप्लिकेशन रिवाइज कराऊंगी तब बताऊंगी। ये रहा रेप्लिकेशन में, ये रहा रेप्लिकेशन में, हाईलाइट कर लो तुम चाहो तो यहीं पर। मिजेल्सन एंड स्टॉल ने 1958 में ई कोलाई पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और इसी के लास्ट में दे रखा है विसिया फैबा बीन्स पर टेलर एंड कलीस ने सेम ईयर में अपना एक्सपेरिमेंट किया था। जो मिजेल्सन एंड स्टॉल ने, उन्होंने तो हैवी आइसोटोप यूज़ किया था नाइट्रोजन का N15, पता लगाया था कि वो हैवी आइसोटोप डीएनए के कौन से स्ट्रैंड में है। और इन्होंने हैवी आइसोटोप नहीं बल्कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया था, थाइमिडीन, ठीक है, मतलब थाइमिडीन को रेडियो एक्टिव करके फिर उससे टैगिंग की थी। भाई इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में क्या करना होता है, हमें मॉलिक्यूल को टैग करना होता है, हमें पता चल सके कि ये कहाँ है ना। तो दोनों ने अलग अलग किया, उन्होंने रेडियो आइसोटोप मत कर देना, जो उन्होंने हैवी नाइट्रोजन लिया था बच्चों, ये N15, ये रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता, इट इज़ जस्ट वेट बेस्ड है, ये डेंसिटी बेस्ड है। सो दिस इज हैवी आइसोटोप, नॉट रेडियो एक्टिव आइसोटोप। पर विसिया फैबा पे जो टेलर एटॉल ने किया वो रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज़ करके किया था। ओके, तो टेलर एटॉल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, विसिया फैबा। देखो कितना मिलता जुलता सा नाम दिया है, विनका रोजिया, बट दिस इज विसिया फैबा, दीज आर बीन्स, फैबा बीन्स, ठीक है, लेग्यूम्स में आते हैं ये। A molecule that can act as a genetic material must fulfill all the traits given below except, इनमें से कौन सा trait follow नहीं करता, except लिखा है, okay? It should be able to express itself in the form of Mendelian character. It should be able to generate its replica. It should be unstable structurally and chemically. अगर unstable होगा तो nature क्यों उसे as a genetic material choose करेगी, नहीं करेगी, okay? It should provide the scope for slow changes, that is mutation, that are required for evolution. बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि DNA mutation ही नहीं करता, फिर तो कभी वेरिएशन ही नहीं आ पाते। भाई वेरिएशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, उनमें से एक सोर्स म्यूटेशन भी तो है, तो म्यूटेशन होना चाहिए बट बहुत ही स्लो होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बच्चों, जो अभी मैंने, एक तुम ट्रांसफॉर्मेशन बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ते हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग सेम है,
बस सबसे पहले ग्रिफिथ ने ही ये बात हमें बताई थी कि अगर आप बैक्टीरिया में एक नया जीन डाल दोगे, चाहे खुद डालो चाहे अपने आप जा रहा है किसी भी तरह से, तो बैक्टीरियल सेल्स में कुछ नए चेंजेस दिखाई देंगे आपको। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जब हमने एस को हीट किल किया तो उसका डीएनए निकल के आर में घुस गया था और उसने उसको भी पैथोजेनिक बना दिया। सो ट्रांसफॉर्मेशन का डिस्कवरर किसको कहा जाता है? एस ग्रिफिथ को। ठीक है, क्लियर। देन अच्छा, ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था बच्चों? हर जगह ई कोलाई का नाम आ रहा है, लेकिन ग्रिफिथ ने ई कोलाई पे नहीं किया था। ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर किया था। निमोनिया होता है ना उसमें माइस को, तो बहुत ईजी है याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, न्यूमोकोकस इसका कॉमन नेम भी दे रखा है आपको, न्यूमोकोकस। पता लगा हम हमेशा ये पढ़ के गए, हमने ध्यान ही नहीं दिया इस पर, और नीट में यही लिखा हुआ आ गया। ठीक है, निमोनिया का बैक्टीरिया, निमोनिया का एक बैक्टीरिया और होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ते हैं हम। नाम से ऐसा लगता है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी इन्फ्लुएंजा करता होगा, बट नहीं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी भी निमोनिया का ही एक बैक्टीरिया है। ठीक है, क्लियर। एसआर बताई दिए मैंने तुम लोगों को। चलो, और देन आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है हमारे पास। द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, फिर वही क्वेश्चन, केम फ्रॉम द स्टडीज ऑफ, तो किस हर्शे एंड चेज ने किस पर, अब देखो यहाँ पे क्या करें हम, अब यहाँ क्या करोगे, अब तुम कहोगे मैम हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में तो वायरस भी यूज हुआ था और बैक्टीरिया भी यूज हुआ था, ये रहा वायरस, ये रहा बैक्टीरिया। बट बच्चों उनका जो मेन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो वायरस था, वो बैक्टीरियोफेजेस थे, जिन्हें बैक्टीरियल वायरस भी कहते हैं। जैसे प्लांट पे अटैक करने वाले प्लांट वायरस, एनिमल पे अटैक करने वाले एनिमल वायरस, बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले बैक्टीरियल वायरस यानी बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो जो मेन उनने लिया था वो इसके थ्रू पता लगाया था। दैट्स वाई आपको बैक्टीरिया चूज नहीं करना, आपको चूज करना है बैक्टीरियोफेज, दैट इज बैक्टीरियल वायरस। ठीक, कोई अच्छा क्वेश्चन ही नहीं मिला, लो खत्म ही हो गया, तो मुझे बताना पड़ेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका रिवीजन जरूरी है ना। यहाँ पर उन्होंने क्या किया था बच्चों, मतलब आपने ये तो देख लिया कि लास्ट 15 सालों में इन 3 एक्सपेरिमेंट्स पे क्वेश्चंस तो आए हैं, बट हर बार नाम पे ही क्वेश्चन आया है। किसी ने भी किसी भी ईयर में एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल नहीं पूछी कि अगर एस और के को मतलब आर को मिलाया तो क्या होगा, या इन्होंने क्या यूज़ किया, या इन्होंने क्या किया, बट वी नेवर नो, क्या पता अब पूछ लें, है ना। तो आपको रिवीजन करते वक्त तो सारी चीज़ें रिवाइज करके जानी है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है बताओ, ये ध्यान है क्या आपको कि हर्शे एंड चेज ने जब ये देखा कि यार हमें डीएनए और प्रोटीन में डिफ्रेंशिएट करना है ना, यू नो क्या बच्चों कि जो बैक्टीरियोफेज है या कोई भी वायरस है, तो वायरस को न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि वायरस में एक तो न्यूक्लिक एसिड होता है और उसके चारों तरफ प्रोटीन कोट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है डीएनए जो अंदर बना हुआ है ब्लैक कलर से, और चारों तरफ है इसका प्रोटीन कोट, चारों तरफ जो रेड कलर से बना हुआ है, यहाँ से लेकर ये हेड टेल कॉलर वगैरह सब ये प्रोटीन कोट है। हाँ, तो क्या आपको ये बात पता है कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो सब है ही, CHO शुगर्स में होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजनस बेस में होता है, और फॉस्फेट ग्रुप है। और प्रोटीन्स जो कि अमीनो एसिड्स के बने हैं, तो थोड़ा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद करो। अमीनो एसिड्स में भी CHO होता है, अमीनो एसिड में नाइट्रोजन तो होगा ही होगा, साथ में कुछ अमीनो एसिड्स में सल्फर भी होता है। तो जनरली जब प्रोटीन्स बनती हैं तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स भी उनमें आते ही आते हैं। ठीक है, तो अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो वो कौन सा कंपोनेंट है जो वेरी कर रहा है, फॉस्फेट और सल्फर। इसीलिए हर्शे एंड चेज ने रेडियो एक्टिव किसको किया, फॉस्फोरस को और सल्फर को। ठीक है, तो उन्होंने, अब आपको ध्यान रखना है, आप केमिस्ट्री थोड़ी बहुत तो याद होगी ना आपको, P नॉर्मली 32 होता है ना, P नॉर्मली 32, सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, P नॉर्मली 30 होता है, P नॉर्मली 30 होता है, तो इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है P32। ठीक, और सल्फर जो है इसका 32 होता है ना, सल्फर का 16 का डबल यस 32, तो इसका जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो है 35। ठीक है, अगेन वही चीज़, ABCD में P पहले आता है, S बाद में आता है, तो P का छोटा है 32, S का बड़ा है 35। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उन्होंने जो 2 सेट बनाए थे वायरसेस के, उसमें एक वायरसेस तो इस तरह के थे जिन्हें उन्होंने ग्रो किया था S35 पे, तो इसका मतलब प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव है, और दूसरा सेट जो था वायरसेस का उसमें उन्होंने यूज़ किया था P32, यानी इनका प्रोटीन कोड नॉर्मल है और DNA रेडियो एक्टिव है ना। अब इनके एक्सपेरिमेंट में 3 स्टेप्स होते हैं। पहले इन्होंने वायरसेस का अटैक करवाया बैक्टीरिया पे, दैट इज इन्फेक्शन। आपको पता है जब वायरस बैक्टीरिया से चिपकता है तो अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर डाल देता है। ठीक है, यानी यही पता करना था कि जेनेटिक मटेरियल में उसने प्रोटीन कोड को अंदर डाला है कि DNA को अंदर डाला है। तो दूसरा स्टेप उन्होंने कहा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में उन्होंने थोड़ा फोर्स लगाया उस कल्चर मीडियम पे, जिससे जो भी चीज़ बाहर रह गई है वो बैक्टीरियल सेल से डिटैच हो जाए, ऐसा नहीं उसके चिपकी रहे।
वरना हम रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और तीसरा स्टेप, उन्होंने उस मिक्सचर को तेजी से सेंट्रीफ्यूज किया, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा, बट ऑब्वियस जो हल्की चीज़ है वो ऊपर आ जाएगी, जो भारी चीज़ है वो नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, एक बार मैं हटा रही हूँ, जो भारी चीज़ है वो नीचे बैठ जाएगी और हल्की ऊपर आ जाएगी, तो जो ऊपर आएगी उसको सुपरनेटेंट कहेंगे क्या, जो ऊपर आएगी उसको सुपरनेटेंट कहेंगे क्या। तो दोनों ही केसेस में उन्होंने क्या देखा कि जो सुपरनेटेंट था ना, ऊपर आ गई मतलब जो हल्की है, हल्की मतलब जो बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं गई, क्योंकि जो अंदर गई है उसके साथ तो बैक्टीरियल सेल्स का वेट भी ऐड कर दो, है ना। तो जो चीज़ हल्की थी जो ऊपर आई थी ना, उसमें फर्स्ट सेट में उन्हें रेडियो एक्टिव सल्फर मिला और इस सेट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। तो वो समझ गए कि यहाँ पर सुपरनेटेंट कौन है, प्रोटीन। सुपरनेटेंट कौन है, प्रोटीन, क्योंकि इस केस में प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, यहाँ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि यार प्रोटीन कोड बाहर रह जाता है, डीएनए अंदर जाता है, इसका मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और बट ऑब्वियस किस केस में रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरियल सेल्स के अंदर डिटेक्ट होगी, जहाँ पर उन्होंने P32 यूज़ किया है, क्योंकि आपको ध्यान आना चाहिए एग्जाम में कि फॉस्फेट इज द कंपोनेंट ऑफ डीएनए। यहाँ पर डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था, तो बैक्टीरियल सेल्स नॉन रेडियो एक्टिव रही। ठीक है, ये सब पूरा कंसेप्चुअल है, सबको बहुत अच्छे से आराम से हमने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में पढ़ा है। अभी तुम्हारा नीट का एग्जाम हो जाए, उसके बाद जब तुम अपनी अच्छे से दोबारा तैयारी करोगे, बहुत सारे बच्चे जो भी 12th के साथ जस्ट यूं ही नीट दे रहे हैं या फर्स्ट ड्रॉप है, जो भी है, अभी मैं रिजल्ट की बात नहीं करी, बट किसी भी रीज़न से अगर तुम दोबारा नीट का एग्जाम देते हो बच्चों, तो प्लीज़ मेरी जो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज़ के लेक्चर्स हैं जो इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उनको ज़रूर देखना। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, एक बार अगर आपने बायो की वो पूरी प्लेलिस्ट मेरे साथ कंप्लीट कर ली ना, तो आपको बायो पे इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कभी नहीं भूलोगे कॉन्सेप्ट्स को। बहुत अलग तरह से सिंप्लीफाई करके एनसीईआरटी से मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं वहाँ पर। ठीक है, बहुत मेहनत की है उस सीरीज़ को बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप उसको देखना अच्छे से। अभी नहीं, अभी तो अपना नीट का जो एग्ज़ाम पास है उस पर फोकस करो। ठीक है, डन है क्या। ये रहे वो एग्जाम्पल कि आरएनए वायरस कौन कौन से होते हैं। टीएमवी है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, और यहाँ पर आप एचआईवी का नाम भी ऐड कर सकते हो। डन, चलिए सो नेक्स्ट। अच्छा, हम ये देख रहे थे कि कोई टॉपिक रह तो नहीं गया हमारा, तो ये हो गया, ये भी हमने सब पढ़ लिया, जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज देख ली। नाउ आरएनए वर्ल्ड छोटा सा टॉपिक है, इसमें आपको बताया है कि वो कौन सा जेनेटिक मटेरियल है जो पहले इवॉल्व हुआ था, तो दैट इज आरएनए। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल टू बी इवॉल्व्ड। ठीक है, इसी से बाद में स्टेबिलिटी आई, स्टेबिलाइज करने के लिए नेचर ने चेंजेस किए और फिर डीएनए बना। कोई क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। कुछ खास क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। 2015 में था लास्ट क्वेश्चन, which is not applicable to RNA, not applicable to RNA। फर्स्ट है हेटेरोसाइक्लिक एन बेसिस, प्यूरिन और पायरिमिडीन दोनों हेटेरोसाइक्लिक ही होते हैं बच्चों, ये बात हम बायोमॉलिक्यूल में सीख चुके हैं। बायोमॉलिक्यूल में हमने प्यूरिन पायरिमिडीन का सिंपल स्ट्रक्चर देखा था एक डायग्राम में, तो वहाँ पे उस रिंग में कार्बन नाइट्रोजन होता है, तो ऐसी रिंग्स को क्या कहते हैं हम, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, मतलब हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स का मतलब प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन, और प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन आरएनए में होती हैं। ठीक है, चारगाफ रूल अप्लाई होगा क्या आरएनए पर। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है बच्चों, चारगाफ रूल के लिए डबल 2 स्ट्रैंड चाहिए ना, तभी तो एडेनिन थाइमिन और साइटोसिन गुआनिन की बॉन्डिंग करोगे तुम, तो ये गलत है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, अच्छा इसमें भी तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम कॉम्प्लीमेंट्री बेस कहाँ से आ गए, आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो आरएनए में तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होने ही नहीं चाहिए। बट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, टीआरएनए का स्ट्रक्चर याद है क्या, भूल गए, एकदम ट्रांसलेशन के पहले आता है। टीआरएनए के स्ट्रक्चर पे जाओ फटाफट, ये देखो टीआरएनए के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है कि टीआरएनए का मॉलिक्यूल एमआरएनए की तरह सीधा नहीं होता। 3 तरह के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए स्ट्रेट, कोई बॉन्डिंग नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए भी छोटे छोटे स्ट्रेट मॉलिक्यूल होते हैं, वहाँ भी कोई बॉन्डिंग नहीं होती। लेकिन टीआरएनए का स्ट्रक्चर बहुत ही स्पेसिफिक होता है बच्चों। अगर आप टीआरएनए का 2D स्ट्रक्चर बनाते हो, 2D स्ट्रक्चर ऐसा बनाते थे पहले, एनसीईआरटी में था भी ये स्ट्रक्चर, है ना, 5 से शुरू करके 3 पे खत्म करते हो। दिस इज 2D स्ट्रक्चर जो क्लोवर लीफ मॉडल कहलाता है, क्लोवर लीफ मॉडल कहलाता है। तो टीआरएनए को नेचर ने सीधा ना रख के इस तरह से कॉइलिंग क्यों की है, क्योंकि टीआरएनए का आपको ध्यान है टीआरएनए की डिस्कवरी फ्रांसिस क्रिक ने की थी। मतलब डिस्कवरी क्या की थी, फ्रांसिस क्रिक को लगा था कि सेल में एक ऐसा अडेप्टर मॉलिक्यूल होना चाहिए, अडेप्टर मॉलिक्यूल होना चाहिए जो इस तरह का स्ट्रक्चर रखता हो, यहीं पे लिखा हुआ है तो देख लेना, जो इस तरह का स्ट्रक्चर रखता हो, जो एक तरफ से कोडोन्स को रीड करे और एक तरफ से अमीनो एसिड से बाइंड हो सके। तो वो तभी पॉसिबल है जब टीआरएनए का इस तरह का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हो। उन फ्रांसिस क्रिक के इसी प्रपोजिशन से इस तरह के मॉलिक्यूल की खोज शुरू हुई और बाद में पता चला कि पहले टीआरएनए का नाम सोल्यूबल आरएनए था,
ठीक है, कि जिस सोल्यूबल आरएनए की हम बात कर रहे हैं वही वो अडेप्टर मॉलिक्यूल है जो क्रिक कह रहे थे, दैट इज टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। एक तरफ से ये जेनेटिक कोड्स को पढ़ता है और एक तरफ अमीनो एसिड से जुड़ता है। ठीक है, तो जब इस तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं टीआरएनए की, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे आमने सामने ये आप इस पूरी चेन को एक बार खोल दो, 5 to 3 को पूरी सीधी कर दो। अब अगर मुझे उसकी ऐसे कॉइलिंग करनी है तो आमने सामने ना इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इसमें भी डीएनए की तरह न्यूक्लियोटाइड आमने सामने आ जाते हैं। वो एक ही चेन के न्यूक्लियोटाइड है, चेन दो नहीं है, एक ही चेन है, बट वो चेन जब इस तरह से कॉइल कर रही है तो उसको इस तरह डिजाइन किया है नेचर ने कि कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आमने सामने आ जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि टीआरएनए के स्ट्रक्चर में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके साथ एक और चीज समझ लो, ये तो 2D स्ट्रक्चर है। ये जब आप सेल में माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसा नहीं दिखेगा आपको टीआरएनए, आपको टीआरएनए इन्वर्टेड एल की तरह दिखेगा, इन्वर्टेड एल। दिस इज टीआरएनए, द अडेप्टर मॉलिक्यूल। दिस इज 3D स्ट्रक्चर, दैट इज इन्वर्टेड एल, इन्वर्टेड एल। इसको आप है ना, इसको नेचर को और कॉम्पैक्ट करना था, बिल्कुल छोटा सा बनाना था इसको, जिससे इजीली इधर से उधर चीज़ों को लाने ले जाने का काम कर सके। तो आप यूँ समझो कि नेचर ने क्या किया, इसको इसके ऊपर पलट दो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो ऐसे इन्वर्टेड एल बन गया क्या। तो ये वही इन्वर्टेड एल मॉलिक्यूल तुम्हें दिखाया, मतलब जस्ट समझने के लिए बता रही हूँ, ऐसे हुआ नहीं है, अलग तरह से हुआ है बट समझने के लिए। ठीक है, तो इन्वर्टेड एल में आपको ये सब जो दिख रहा है ना, ये आपको एक तरह से 3 एंड ये वाला दिख रहा है, ये रहा 5 एंड, बाकी ये सारे लूप नहीं दिख रहे, सिर्फ ये वाला लूप दिख रहा है। इसको एंटी कोडोन लूप बोलते हैं, क्योंकि ये कोडोन्स को रीड करता है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस इसके पास होते हैं, तो उसको एंटी कोडोन बोलते हैं। ठीक है, उसमें भी मतलब एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन कराया था मैंने तुमको एग्जाम्पलर सीरीज में कि अगर तुम टीआरएनए को पढ़ोगे तो पढ़ने की डायरेक्शन होती है 5 to 3, यानी मान लो यहाँ पर है ACU, तो मैं इसको ACU पढ़ूंगी ऐसे 5 to 3 में। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो इसको, अब यहाँ पर है ना, आप इसको UCA नहीं पढ़ोगे बच्चों, ये 5 से ट्रेस करना, आप 5 से ट्रेस करो, ऐसे पढ़ना है आपको, हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ना है। तो 5 to 3 डायरेक्शन में दिस इज ACU, 5 to 3 डायरेक्शन में दिस इज ACU, 3 to 5, लेकिन जब ये जुड़ता है ना कोडोन के साथ, तब ये ऐसे जुड़ता है कि आप इसको UCA पढ़ सकते हो। तो आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा, मान लो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लें, एक कोडोन दे दें AGU, इसका एंटी कोडोन बताओ, तो एंटी कोडोन में जब ऑप्शन आएंगे ना आपके पास, तो ऐसे लिखे हुए आएंगे, ऐसे लिखे हुए आएंगे। यहाँ पर जैसे मान लो यही वाला एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, 3 to 5 में उन्होंने लिख दिया मान लो ACU, तो ये गलत है। यहाँ पे 5 to 3 में ये ACU है ना, 5 to 3 में ACU है, या फिर आप पढ़ सकते हो इसको, या ये भी लिख सकती थी मैं 3UCA5-, तो फिर ये दोनों सही हो जाते, पर ये गलत हो जाता। तो आपको ढंग से वहाँ पर ये चीज़ ध्यान रहनी चाहिए कि जब एक्चुअल में जुड़ता है तो 3D की फॉर्म में जुड़ता है, या सिंपली आप तो 2D मॉडल बना लेना, तो 5 to 3 में आपको पता चल जाएगा, पर जब जुड़ता है तब 3 to 5 में जुड़ता है। ठीक है, क्लियर। सो विच इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग तो इज एप्लीकेबल टू आरएनए, चाहे वो टीआरएनए पे ही एप्लीकेबल है। एंड 5 फॉस्फेट एंड 3 हाइड्रोक्सिल एंड होता है क्या, चाहे आरएनए में एक चेन है, बट वो एक चेन एग्जैक्टली डीएनए की तरह है, बस उसमें राइबोज शुगर है और पायरिमिडीन में थाइमिन की जगह यूरेसिल है। बाकी उसमें भी यहाँ पे 5 एंड होगा, यहाँ 3 एंड होगा, वही एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सब कुछ होगा, तो ये भी एप्लीकेबल है। सो जो एप्लीकेबल नहीं है वो है चारगाफ रूल। डन, समझ में आ गया यहाँ तक, आगे बढ़ें। नाउ अब आपकी बुक में यहाँ पर जो सेंट्रल डॉग्मा में आप अलग अलग चीज़ें पढ़ते हो, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उनके बारे में 1 by 1 समझाया है ना। आई थिंक पूरा तो नहीं हो पाएगा एक ही सेशन में, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट आई थिंक हम रेप्लिकेशन तक तो कर ही सकते हैं, है ना, अभी तो है हमारे पास टाइम, रेप्लिकेशन तक तो कर ही सकते हैं। चैप्टर में 100 के लगभग 90 से 100 क्वेश्चन है, अभी तो हम 30 पे ही पहुँचे हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन के क्वेश्चंस देखें। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास 2024, ये रहा। अब 2024 का पहला क्वेश्चन मिला है हमें, रेप्लिकेशन से क्वेश्चन आया था, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन ई कोलाई। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको बच्चों। देखें क्या स्टेटमेंट्स हैं। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, अच्छा रुको, अब यहाँ पे वही है, पहले तुम्हें बताऊँ मैं इसके बारे में थोड़ा, तब तुम क्वेश्चंस कर पाओगे। तो पहले रेप्लिकेशन को 2 पार्ट्स में समझाया एनसीईआरटी ने। पहले तो रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव मोड को समझाया, इस डायग्राम से बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि जब भी डीएनए को रेप्लिकेट करना होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होते जाते हैं, रेड कलर वाले पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है,
ये अलग होते जाते हैं, और जो ब्लू कलर से बन रहे हैं वो डॉटर स्ट्रैंड्स हैं, ये नए बनते जा रहे हैं। यानी पेरेंट डॉटर का मतलब यहाँ ये नहीं है पेरेंट डॉटर, अगर मेरी एक सेल में डिवाइड करके दो नई सेल बन रही हैं तो वो एक सेल पेरेंट सेल हुई और उससे जो दो नई सेल बनी वो डॉटर सेल बनी। तो उसी के रिगार्डिंग बात हो रही है कि उस एक सेल का जो डीएनए वो पेरेंटल डीएनए है ना, जब उसमें जब वो आएगी इंटरफेज में G1S G2, तो S फेज में डीएनए को रेप्लिकेट करना है ना, तो जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या होगा, उनमें दोनों स्ट्रैंड आपस में खुलते जाएंगे और उनके अलॉन्ग नया स्ट्रैंड बनता जाएगा। तो एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएंगे। अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, आप कहते हो ना कि अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है तुम्हें कि नॉर्मली एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमैटिड होता है। इस एक क्रोमैटिड का मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इस एक क्रोमैटिड का मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना। अब ये खुद का रेप्लिकेशन कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, समझ गए ना तुम बात को, कि ये जब रेप्लिकेशन करके चुकेगा तो ये एक और ये दूसरा, इसी से दो डीएनए बनेंगे, और ये दोनों अलग अलग नहीं हो जाएंगे, ये दोनों ऐसे एक ही पॉइंट पर चिपके रहेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एस फेज में अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 थे तो रेप्लिकेशन के बाद भी 46 ही रहेंगे, क्योंकि जो रेप्लिका बना है वो रेप्लिका अपने मतलब ये जो दो बने हैं दोनों एक दूसरे से अटैच हैं, तो काउंटिंग में इन दोनों को वन ही गिनना है। चाहे से डीएनए डबल हो चुका है बट काउंटिंग के वक्त दो आपस में जुड़े हुए हैं, तो आपको उसको एक ही गिनना है। तो पहले भी 46 थे, अभी भी 46 थे, लेकिन अमाउंट डबल हो गया। अगर यहाँ टोटल अमाउंट मान लो 10 ग्राम था तो अब 20 ग्राम डीएनए हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो इस वाली चीज़ पर बात की थी वॉटसन एंड क्रिक ने। सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक जब वो डबल हेलिक्स मॉडल समझा रहे थे ना अपना, तभी उन्होंने कहा कि यार डबल हेलिक्स मॉडल को समझाते वक्त ही हमको ये बात क्लिक करी है कि डीएनए का रेप्लिकेशन भी सब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में ही छुपा हुआ है। रेप्लिकेशन डीएनए कैसे करता है कि डीएनए को रेप्लिकेशन करने के लिए ऐसा नहीं है कि ये एज इट इज रह जाए और इसके जैसा एक और बन जाए ना, इसके जो दो स्ट्रैंड हैं वो पहले खुलते जाएंगे और उनके अलॉन्ग नए स्ट्रैंड बनते जाएंगे। तो इसका मतलब जो दो डॉटर डीएनए बने बच्चों, इन दोनों डॉटर डीएनए में से दोनों के पास एक एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। तो इसको कहते हैं कि डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन को आधा आधा बांट दिया, जिससे उसके अलॉन्ग बिल्कुल उसके जैसा रेप्लिका क्रिएट हो जाए। दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले समझाया। बात समझ में आ गई क्या? एंड इसी को प्रूफ करने के लिए उन्होंने तो बस कह के छोड़ दिया कि यार इस तरह से होता है, क्योंकि और ये क्यों हो पाया पॉसिबल बताओ? बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। जब डीएनए खुलता गया तो अगर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड में ये सीक्वेंस थी तो बट ऑब्वियस जो नए बने ना, इसके सामने अपने आप थायमिन वाला न्यूक्लियोटाइड आ गया, इसके सामने अपने आप एडेनिन आ गया, ग्वानिन आ गया, इनके बीच में पेयरिंग होती गई और यहाँ पे एक नई चेन बनती गई। सेम ऐसा ही यहाँ भी चल रहा है। तो ये क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रूफ किया मीजेल्सन एंड स्टॉल ने सबसे पहले 1858 में 18 कहाँ पहुँच गए, 1958 में। 1952 में तो प्रूफ ही हुआ था, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसके बाद ही हुआ ये सब। 1958 में मीजेल्सन एंड स्टॉल ने प्रूफ किया। ठीक है, कैसे प्रूफ किया? बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट को मैंने वहाँ तुम्हें पढ़ा रखा है, यहाँ पर एक बार फिर से देख लो, शॉर्ट में बता रही हूँ बिल्कुल, कि ये ओरिजिनल डीएनए है। ओरिजिनल डीएनए कैसे बनाया इन्होंने? ई कोलाई में से डीएनए, ई कोलाई जो सेल है उसके डीएनए को बाद में निकालेंगे, पर पहले जब वो ई कोलाई मल्टीप्लाई कर रहा है ना बच्चों, तो कल्चर मीडियम पे उन्होंने सिर्फ N15 अवेलेबल करवाया। नाइट्रोजन चाहिए होगा सेल को ग्रोथ करने के लिए, तो उसमें जो नाइट्रोजन था वो N15 की फॉर्म में था, और अकेला N15 नहीं होता, उसका कोई कंपाउंड होता है। तो NH4Cl लिया, जिसमें नाइट्रोजन हैवी आइसोटोप थी। रेडियो एक्टिव मत कर देना इसको प्लीज, दिस इज हैवी आइसोटोप, ये लिख रहा हूँ, दिस इज हैवी आइसोटोप। यहाँ ये क्लियरली मेंशन किया एनसीईआरटी ने भी तुम्हें, N15 इज नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इट इज डेंसिटी बेस्ड। यहाँ पे हैवी और लाइट देख रहे हो आप। ठीक है, तो उन्होंने जो N15 का सोर्स दिया, तो जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं तो ई कोलाई में एक जनरेशन ऐसी आएगी कई जनरेशन्स के बाद, जिसमें पूरा का पूरा N15 ही होगा। तो उस ई कोलाई को उन्होंने लिया सबसे पहले। ठीक है, उस ई कोलाई को, आपको पता है ई कोलाई का जनरेशन टाइम क्या है? 20 मिनट। 18 मिनट तो उनको डीएनए रेप्लिकेशन में लगते हैं और 2 मिनट सेल को डिवाइड होने में लगते हैं, तो टोटल 20 मिनट। ठीक है, तो 20 मिनट में 2 नए ई कोलाई बन गए होंगे, फिर नेक्स्ट 20 मिनट यानी टोटल शुरू के टाइम के 40 मिनट के बाद 4 बन गए होंगे, 40 + 20 कर लो, 60 मिनट के बाद 8 मॉलिक्यूल बन गए होंगे, और 80 मिनट के बाद 60 + 20 80 के बाद 16 मॉलिक्यूल, मतलब 16 ई कोलाई बन गए होंगे, अगर एक ई कोलाई से शुरू कर रहे हो तो। ठीक है,
आप सुनना, इसको कहेंगे पेरेंटल जनरेशन। जैसे मेंडल ने कहा था इसको फर्स्ट जनरेशन मत कर देना, दिस इज पेरेंटल जनरेशन। ये F1 की तरह जनरेशन 1, ये जनरेशन 2, ये जनरेशन 3, जनरेशन 4, ऐसे वो करते गए थे, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया कि पेरेंटल जनरेशन के लिए जो सोर्स था ना वो तो N15 था, वहाँ से कई जनरेशन्स के बाद एक बैक्टीरिया निकाल लिया, दैट इज पेरेंटल बैक्टीरिया। अब उस बैक्टीरिया को एक ऐसे मीडियम पे शिफ्ट कर दिया जहाँ पर N14 है। अब N14 है हर मीडियम पर, अब कहीं भी N15 नहीं देना, ठीक है। N15 तो बस सोर्स बैक्टीरिया के लिए उन्होंने यूज़ किया था अलग से कल्चर मीडियम पर, ओके। तो अब सोचो कि अब ये बैक्टीरिया जब 2 नए बनाएगा और कल्चर मीडियम में से नाइट्रोजन उठाएगा तो वो N14 होगा। तो N14 उठाने से क्या होगा, ये अगर सेमी कंजर्वेटिव मोड में रेप्लिकेशन होता है तो दोनों रेड रेड अलग कर दो, 2 ग्रीन नए बनाओ, फिर से सेम कहानी रिपीट करो। अब सुनो, अब जब इससे 2 बनेंगे तो रेड और ग्रीन को अलग करो, रेड और ग्रीन को अलग करो, यहाँ पर भी एक ग्रीन बनाओ, यहाँ पर भी एक ग्रीन बनाओ, वही सेम यहाँ पर। तो इसमें कितने तरह के डीएनए हैं देखो, ऐसा डीएनए जिसमें दोनों स्ट्रैंड में N15 है उसको कहते हैं हैवी डीएनए। ऐसा डीएनए जिसमें एक स्ट्रैंड N15 और एक N14 है उसको कहते हैं हाइब्रिड डीएनए। और ऐसा, ये दोनों तो हाइब्रिड है, ये दोनों तो हाइब्रिड डीएनए है। और ऐसा डीएनए जहाँ पर दोनों ही N15 है उसको कहते हैं लाइट डीएनए। सिंपल, क्योंकि उसका जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो इससे कम होगा, इसका इससे कम होगा। तो ये हैवी, ये हाइब्रिड, ये लाइट। समझ में आ गई क्या बात। तो अगर आपसे पूछ लें सिंपली कि पेरेंटल जनरेशन में कैसा डीएनए, अब उन्होंने क्या किया, पहले तो वो ई कोलाई को मल्टीप्लाई करते गए, हर जनरेशन से ई कोलाई को निकाल लेते, थोड़े से ई कोलाई को निकाल लेते और उनके सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके, मतलब उनकी सेल्स को सेंट्रीफ्यूज करते ही समझ लो तुम, ठीक है। अब जब इस ई कोलाई को सेंट्रीफ्यूज किया होगा तो यहाँ पर ये आपको टेस्ट ट्यूब दिख रही है। सेंट्रीफ्यूगेशन में आपको पता है फोर्स लगता है, हैवी कॉम्पोनेंट्स नीचे बैठते हैं, लाइट कॉम्पोनेंट्स ऊपर रह जाते हैं। तो वही यहाँ पर हुआ, क्योंकि इसमें है ही हैवी डीएनए, तो जो डीएनए वो सारा नीचे इकट्ठा हो जाएगा, तो सबसे नीचे बैंड मिला उनको। अगर सेमी कंजर्वेटिव मोड में हुआ है तो यहाँ हाइब्रिड डीएनए बनने चाहिए, तो उनको अब की बार बैंड थोड़ा ऊपर मिला, दैट इज ऑफ हाइब्रिड डीएनए। यहाँ पर दोनों तरह के डीएनए मिलने चाहिए, तो यस उन्हें 2 बैंड मिले, हाइब्रिड का भी मिला, उसके ऊपर लाइट बैंड भी मिला। हर जनरेशन में उसके बाद हाइब्रिड लाइट मिलता जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई क्या बात। तो उन्होंने प्रूफ कर दिया यस ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब यहाँ पर एक तरह का क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं, अभी देखेंगे हम, एग्जाम्पलर वगैरह में तो है, टेस्ट वगैरह में भी हम जनरली आप लोग करते हैं कि अगर आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में रेशो पूछ लिया जाए लाइट और हाइब्रिड का, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। देखो पेरेंट 1, यहाँ पे 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, टोटल नंबर ऑफ डीएनए तो ऐसे कैलकुलेट कर लोगे तुम, ठीक है। नाउ ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक अकेला डीएनए हैवी डीएनए है, फर्स्ट जनरेशन में दोनों के दोनों हाइब्रिड डीएनए हैं। अब इस जनरेशन से जितने भी टोटल डीएनए ना बच्चों, उन टोटल डीएनए में से 2 हाइब्रिड कर दो, तो 2 हाइब्रिड, तो लाइट कितने बचे 2। 8 में से 2 हाइब्रिड कर दो तो लाइट कितने बचे 8 - 2 6। 16 में से 2 हाइब्रिड कर दो तो लाइट कितने बचे 14। समझ रहे हो 2 हाइब्रिड क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि अल्टीमेटली टोटल 2 ही तो स्ट्रैंड्स हैं जो N15 वाले हैं। अगर मान लो इससे नए बनते 2 तो दोनों लाइट बनते, इससे जो 2 नए बनते उसमें एक लाइट एक हाइब्रिड बनता, फिर यहाँ भी एक लाइट एक हाइब्रिड बनता। यानी हर जनरेशन में कोई भी 2 मॉलिक्यूल ही तो ऐसे होंगे जिनके पास एक N15 स्ट्रैंड होगा, क्योंकि N15 स्ट्रैंड है ही नहीं 2 से ज़्यादा हमारे पास, हम एक सेल को लेकर चल रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। तो किसी भी जनरेशन में चले जाओ हाइब्रिड डीएनए 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, है ना। यहाँ तो सारे हाइब्रिड हैं और उसके बाद हर जनरेशन में हाइब्रिड डीएनए सिर्फ 2 ही होंगे, जितने भी टोटल हैं उनमें से माइनस करके लाइट डीएनए निकाल लो। तो अगर मैं तुमसे रेशो पूछूं, यहाँ तो कोई रेशो ही नहीं है, सारे हैवी हैं, यहाँ भी कोई रेशो नहीं है, सारे हाइब्रिड हैं। यहाँ पे रेशो क्या है हाइब्रिड और लाइट का 1:1। यहाँ पर रेशो क्या है, यहाँ पर रेशो क्या है, यहाँ पर है पहले लाइट लिख रहे हैं फिर हाइब्रिड लिख रहे हैं अगर हम, तो लाइट 6 हाइब्रिड 2 तो 3:1। फिर यहाँ पर रेशो क्या है लाइट और हाइब्रिड का, हाइब्रिड हमेशा 2 रखने हैं तो 16 में से 2 14, तो यहाँ पे 7:1। ध्यान रखना पहले क्या पूछा है बाद में क्या पूछा है, इस तरह तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात। करें क्वेश्चंस, चलो करते हैं। क्या क्वेश्चन है, अच्छा ये मैकेनिज्म पर, 1 मिनट रुको, मैकेनिज्म पे भी आ रही हूँ मैं, एक बार मैं देख लूँ मिजेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट से कोई क्वेश्चन है तो पहले वो कर लें। क्वेश्चन ही नहीं है, ऐसा कैसे, कोई क्वेश्चन नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन आ गया सीधा, एप्लीकेशन से मात्र 2 क्वेश्चन, एक 2024 में 2017 में। नहीं भाई ये तो गड़बड़ काम है, ऐसे कैसे करता है एनटीए कभी कभार है।
कोई नहीं, पर आ सकता है, हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। एक्चुअली ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जाता है, बोर्ड्स में तो हर साल रिपीट होता है बच्चों, ठीक है। हमें नहीं पता, वी नेवर नो, कब नीट में तुमसे भी पूछ लें, ठीक है। तो मैंने तुम्हें कैलकुलेशन का तरीका बता दिया, ये भी बता दिया। अब आ जाओ तुम इस पर, ये भी मुझे समझाना ही पड़ेगा, क्वेश्चंस तो है नहीं हमारे पास ज़्यादा। अब हम रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें बच्चों, तो मैकेनिज्म में ये रहा, देखो इकोलाई का टाइम 18 मिनट, हमारे में आपको पता है, हमारे में टाइम थोड़ा दे रखा है इसमें नहीं, हमारे में तो इसमें तो बस उन्होंने इसी से 18 मिनट से स्पीड कैलकुलेट कर ली है। सुनो, ध्यान से सुनो, अगर हम रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म की बात करें, तो रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म में आपको ध्यान रखना है कि आप कह रहे हो एक डीएनए से आपको 2 डीएनए बनाने, एक डीएनए से आपको 2 डीएनए बनाने। तो ये जब भी डीएनए रेप्लिकेशन करता है ना बच्चों, अब आपको पता है डीएनए इतने सारे क्रोमोसोम्स में डिवाइडेड है, हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम में रेप्लिकेशन चल रहा है डीएनए का। बट ऐसा नहीं है कि ये दोनों स्ट्रैंड पूरे अलग हो जाएं, सारे हाइड्रोजन बॉन्ड एक बार में टूट जाएं और फिर उनके अलॉन्ग नया स्ट्रैंड बन जाए, ऐसे नहीं होता। क्योंकि जब डीएनए को खोलना होता है, जब उसके 2 स्ट्रैंड्स को अलग करना होता है, तो वो भी एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो एक साथ इतनी एनर्जी खर्च नहीं होती, और ना ही एक साथ दोनों स्ट्रैंड को खोल दिया जाता है। तो धीरे धीरे स्ट्रैंड खुलता जाता है और रेप्लिकेशन आगे बढ़ता जाता है। जहाँ से भी स्ट्रैंड खुलेगा वही पार्ट ओराई कहलाएगा, वो पार्ट क्या कहलाएगा, ओराई, और वही तुम्हारी रेफरेंस डायरेक्शन होगी। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इसकी पोलैरिटी पढ़ो, तो तुम बोलोगे मैम 5 to 3 पढ़ें या 3 to 5 पढ़ें। तो जहाँ तुम्हें खुला हुआ फोक दिख रहा है ना, दिस इज ओराई, ओराई से डायरेक्शन पढ़नी शुरू करनी है तुम्हें। तो अगर इसको मैं ओराई कह रही हूँ, तो इसकी पोलैरिटी हुई 3 to 5 और इस वाले की पोलैरिटी हुई 5 to 3। समझ गए क्या बात? इसको मैं ए कह देती हूँ एक बार को, इसको बी कह देती हूँ। तो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। नाउ अब ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इनके अलॉन्ग ये न्यू स्ट्रैंड बनाने हैं, ठीक है। तो अब हम एंजाइम्स का रोल देखते हैं, कौन कौन सा एंजाइम काम करेगा। सबसे पहले स्ट्रैंड्स को खोलने के लिए, हेलिक्स को खोलने के लिए आएगा हेलिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम आएगा बच्चों? हेलिकेज एंजाइम, ठीक। अब दूसरा एंजाइम सुनना, वैसे तो अगर यहाँ पे इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होती ना, तो सीधा सीधा डीएनए पॉलीमरेज आता और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाता और आराम से काम चल जाता। लेकिन ये जो है ना डीएनए पॉलीमरेज, जो मेन एंजाइम है, जो डीएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा, पॉलीमरेज मतलब जो एक एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा पॉलीमराइजेशन करने के लिए, ये बड़ा नखरीला एंजाइम है। एक तो इसका पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये डीएनए पर डिपेंड होकर काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा, इस एंजाइम की 2 शर्तें हैं। क्या 2 शर्तें हैं? पहली शर्त कि मैं जो नया स्ट्रैंड बनाऊंगा वो सिर्फ 5 to 3 डायरेक्शन में बनाऊंगा। मतलब पहला न्यूक्लियोटाइड जब मैं जोड़ूंगा उसका 5 एंड फ्री रखूंगा और अगला न्यूक्लियोटाइड 3 एंड पर जोड़ता जाऊंगा। तो जो सबसे लास्ट न्यूक्लियोटाइड बचेगा वो 3 एंड का होगा। इसने कहा मैं तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में काम करूंगा। इस स्ट्रैंड ने कहा मैं क्या करूंगा फिर? अगर तुम सोचो, ये खुद 5 to 3 है, अगर डीएनए पॉलीमरेज कहे कि मैं 5 to 3 के लिए 5 to 3 डायरेक्शन में ही काम करूंगा, तो दोनों पैरेलल बन जाएंगे ना, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसकी इस नखरे की वजह से यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, अभी देखना। एंड दूसरा नखरा इसका क्या है कि ये कह रहा है कि मैं पहला न्यूक्लियोटाइड नहीं जोड़ूंगा, आई विल नॉट इनिशिएट द रेप्लिकेशन, नॉट इनिशिएट द प्रोसेस। मैं पहला न्यूक्लियोटाइड नहीं जोड़ूंगा। अगर यहाँ पर कुछ 8-10 न्यूक्लियोटाइड की एक छोटी सी चेन ऑलरेडी बनी होगी, तो मैं उसके आगे पॉलीमराइजेशन करूंगा। पहला न्यूक्लियोटाइड, पहली ईंट मैं नहीं रखूंगा। इसके इन 2 नखरों की वजह से डीएनए रेप्लिकेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्या इस कंडीशन की वजह से, यहाँ तो ठीक बात है, आराम से स्ट्रैंड चल रहा है, एक एक न्यूक्लियोटाइड आता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे, अच्छा रुको, इस पॉइंट की जगह पहले ये समझाती हूँ, सुनो। इसने कहा कि भाई मुझे एक जुड़ी हुई चेन चाहिए, पहले से छोटी सी चेन बनी बनाई चाहिए। तो नेचर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। नेचर न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पड़े हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स की एक छोटी सी चेन बना दी जाती है, जिसको बोलते हैं प्राइमर। शुरू करवा रही है वो काम को, इसलिए प्राइमर। और उस चेन में थायमिन नहीं होता, उस चेन में यूरेसिल होता है, जिससे वो सिंगल चेन अलग पड़ी रहे। थायमिन होगा तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री को अपने साथ जोड़ लेगा, तो उसमें यूरेसिल होता है। तो वो चेन ऐसा लगता है देखने पर डीएनए की ना हो के आरएनए चेन है, इसलिए उसका नाम है आरएनए प्राइमर, ठीक है। तो जब भी कभी ये प्रोसेस शुरू होता है बच्चों, तो सबसे पहले एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड ना जुड़ के एक चेन जुड़ती है ऑलरेडी। इस चेन को कहते हैं आप डी, इसको चेन को कहते हैं आरएनए प्राइमर। और प्राइमर को जोड़ने के लिए आता है प्राइमेज। जोड़ने के लिए मतलब कि ठीक है यहाँ पर लाके इसको जोड़ दो, तो प्राइमेज को काम करने आना पड़ता है। अब ये चेन जुड़ गई, अब ये खुशी खुशी आ जाएगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाएगा, उनमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाता जाएगा। यहाँ तो अपने आप बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को नहीं बनवाना, हाइड्रोजन बॉन्ड तो अपने आप बन जाते हैं।
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को बनवाना है, वो ये कर रहा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ तो काम चल रहा था आराम से। अब ये वाले शर्त तो पूरी कर दी हमने इसकी, अब ये शर्त भी पूरी करो यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने कहा कि यार मैं ऐसे काम करूँगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो डीएनए के मॉलिक्यूल ने कहा ठीक है हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तुम ऐसे काम करो, तुम ऐसा करो, पहला न्यूक्लियोटाइड इस एंड पे मत जोड़ो, पहला न्यूक्लियोटाइड अगर इतना खुल चुका है तो इस एंड पर जोड़ो। ठीक है, इस एंड पर जोड़ने के बाद और फिर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ो। पर यहाँ पे एक और चीज़ लगाओ, अब पहला न्यूक्लियोटाइड तो ये जोड़ेगा नहीं, यानी यहाँ पर भी पहले एक प्राइमर आएगा। तो मान लो ये प्राइमर है, मान लो ये प्राइमर है, फिर इस प्राइमर के बाद एक एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब जब ये जुड़ रहे हैं तो क्या होगा, ये 5 to 3 डायरेक्शन में सबसे पहले मान लो इतना ही खुला था तो इसने यहाँ प्राइमर जोड़ा और ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिए। प्राइमर जोड़ा प्राइमेज ने, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा इसने। अब यहाँ पर तो खत्म हो गई चेन, इसने कहा आगे बढ़ने की तो जगह नहीं है, तो कोई बात नहीं, इस टुकड़े को इतना ही छोड़ दो। अब फिर से एक प्राइमर आएगा, यहाँ और खुल गया ओराई से डीएनए। ओराई की डायरेक्शन ये है बच्चों, ऊपर की तरफ है ना, हेलिकेज ऐसे काम कर रहा है। तो फिर प्राइमर जोड़ा, फिर एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ा, फिर चेन खत्म हो गई। फिर वापस एक प्राइमर जोड़ा, फिर एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ा। तो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि डीएनए का एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली बनता है, एक डिसकंटिन्यूअसली बनता है। और डिसकंटिन्यूअस में बार बार प्राइमर्स जोड़ने पड़ते हैं इस शर्त को पूरा करने के लिए, और बार बार न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ने पड़ते हैं 5 to 3 में काम करवाने के लिए। ठीक है, पर अब हम इसको ऐसे टूटा फूटा तो छोड़ नहीं सकते चेन को। तो लास्ट में एक एंजाइम की ज़रूरत और पड़ती है। इन सभी फ्रेगमेंट्स को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, साइंटिस्ट के नाम पर। तो इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम आता है, लाइगेज एंजाइम। इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है, इसकी ज़रूरत सिर्फ इसी स्ट्रैंड पर है। तो ये 4 एंजाइम टोटल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए होते हैं। इसकी कंडीशन मैंने तुम्हें बता दी। एक और चीज़ सुन लो, एक और इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं आप तुमसे क्वेश्चन कि इस पोलैरिटी पर कंटिन्यूस होगा, इस पोलैरिटी पर डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं ना बच्चों, इनका जुड़ना इज़ हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग। इतना एटीपी अगर सेल डीएनए रेप्लिकेशन में खर्च कर देती तो सेल के पास कुछ और काम करने के लिए एटीपी बचता ही नहीं। इसलिए नेचर ने यहाँ एक और गेम खेला। क्या, सुनना, कि नेचर ने कहा कि ये जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ने के लिए जा रहा है ना, ये न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ने के लिए जा रहा है, न्यूक्लियोटाइड मतलब फॉस्फेट भी है और एन बेस भी जुड़ा हुआ है। इस न्यूक्लियोटाइड को हम डुअल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ जाके जुड़ेगा भी, और इस न्यूक्लियोटाइड पर 2 एडिशनल फॉस्फेट और लगा दिए, ये रहा और ये रहा। तो क्या अगर मान लो ये एडिनोसिन होता, ये एडेनिन होता और ये एडिनोसिन होता, तो इसको मैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कह सकती हूँ ना। तो ये एटीपी बन गया एक तरह से। अगर यहाँ गुएनोसिन है तो ये गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है एटीपी ही हो। ये जो 2 फॉस्फेट जोड़े, ये एनर्जी बॉन्ड की तरह जोड़ दिए। जब ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ जुड़ेगा तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। इनके अलग होते ही बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगी और वो इसको मिल जाएगी। समझ गए। तो अगर आपसे पूछें कि ये जो सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट जो डीएनए रेप्लिकेशन में जुड़ता है, इसकी नेमिंग करो, तो इसकी नेमिंग की जाती है बच्चों, इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियोसाइड बोल दूं मैं, इन दोनों को साइड बोलते हैं, अभी बताया था, और इन तीनों को ट्राइफॉस्फेट, तो इनको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। यहाँ लिखा हुआ है ये रहा न्यूक्लियोटाइड। अगर आपसे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड मत बोल देना, न्यूक्लियोटाइड मतलब एक फॉस्फेट तो ऑलरेडी आ गया। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कौन है ये, दीज आर डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। डुअल रोल प्ले कर रहे हैं, ये सबस्ट्रेट भी हैं ये, और यही एटीपी का काम भी कर रहे हैं, दे प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, क्लियर। इसको रेप्लिकेशन फोक कहते हैं क्योंकि उसकी तरह दिखता है। और ये भी आपसे पूछ सकते हैं, शायद हमने सेल चैप्टर में डिस्कस भी किया था कि हमें हमेशा दिमाग में यही रहता है कि यार डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, एस फेज में होता है। बट अगर बैक्टीरिया के लिए पूछ लें, प्रोकैरियोट में एस फेज आएगी क्या, प्रोफेज मेटाफेज ऐसा कुछ आएगा क्या, क्या प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस है क्या, नहीं है। तो प्रोकैरियोट में सिंपली बाइनरी फिजन बोलते हैं बैक्टीरिया में। तो वहाँ पर डीएनए कब रेप्लिकेट करता है, जस्ट प्रायर टू बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन यानी सेल के 2 टुकड़ों में टूटने से पहले। ठीक है, तो एस फेज आपको सिर्फ यूकैरियोट्स के लिए बोलना है, प्रोकैरियोट्स में एस फेज वर्ड यूज नहीं होता। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा था कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन होता जा रहा है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा तो पॉलीप्लॉइडी होगी। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, सब कुछ हमने देख लिया है, दैट्स इट। तो आई थिंक इसके 2 क्वेश्चन और देख लो। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स पर ही आया था 2017 में क्वेश्चन, आर यूज्ड टू इलोंगेट। इन 2 स्ट्रैंड में से ध्यान रखना बच्चों, इसमें जल्दी जल्दी काम होगा ना, तो इसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड।
इसमें रुक रुक के काम होगा क्योंकि धीरे धीरे काम हो रहा है, वो लाइगेज भी आएगा तो इसको ये थोड़ा देर से बन के तैयार होता है, इसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लैग कर रहा है ये, सिंपल। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहाँ मिलेंगे आपको? लैगिंग स्ट्रैंड पर। सो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोक या लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक। लीडिंग तो हटा ही दो। अब बताओ टुवर्ड्स और अवे का क्या मतलब है? जो लैगिंग स्ट्रैंड है टुवर्ड्स का मतलब यहाँ पर ये है, इसको कहेंगे टुवर्ड्स डायरेक्शन, इसको कहेंगे अवे डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या करें इसको हम? ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट द लेगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक, क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, फोक खुल ऐसे रहा है, ये ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली ऑप्शन 3 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बस एक ही क्वेश्चन है, एक और भी तो था, ये रह गया। 2024 का क्वेश्चन देखा ही नहीं हमने। ये देखो, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेज पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन दैट इज 3 to 5। सही है क्या ये? द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, अभी नाम बताया मैंने तुम्हें, ये कैटलाइज करता है पॉलीमराइजेशन को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, और वो एक डायरेक्शन है 3 to 5। गलत, याद रखना, वो एक डायरेक्शन 5 to 3 है। जैसे आरएनए को भी 5 to 3 में पढ़ते हो आप, इसके काम करने की डायरेक्शन भी 5 to 3 है। जो भी नया स्ट्रैंड बनेगा 5 to 3, 5 to 3, नया स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में ही बनेगा। गलत हो गया ये, हमें करेक्ट निकालना है। द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दे दिया बच्चों, ये भी एंजाइम होता है। जब हम ट्रांसक्रिप्शन रिवाइज करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनाना है ना, तो एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन आरएनए किस पर डिपेंड होके बनेगा? डीएनए पर, तो उसके नाम में भी डीएनए डिपेंडेंट आता है। कितने मिलते जुलते नाम है, बहुत इजीली याद रख सकते हो। जो डीएनए को बनाएगा वो रेप्लिकेशन में काम आएगा, जो आरएनए को बनाएगा वो ट्रांसक्रिप्शन में काम आएगा। हमारा क्वेश्चन रेप्लिकेशन के ऊपर है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। बट फिर भी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो आरएनए पॉलीमरेज इसका भाई है, तो जो जिस डायरेक्शन में ये काम करता है उसी डायरेक्शन में ये करता है। इट कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन 5 to 3 डायरेक्शन, सही है, बट रेप्लिकेशन के लिए ये एंजाइम गलत है, ठीक है। देन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन बोथ डायरेक्शन, नहीं, अगर ऐसा कर लेता तो दिक्कत ही नहीं आती। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज इन 5 to 3 डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक। सो ऑप्शन 4, ठीक है, डन। चलिए, तो आई थिंक अभी कितने क्वेश्चन है हमारे पास अभी तक? 35 साइड पे कैसे पहुंचे हम? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चन और बताऊं क्या बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन ओके, ट्रांसक्रिप्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। हाँ, सबसे ज़्यादा एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन से ही आते हैं, बट हो जाएगा, अगले लेक्चर में हो जाएगा। अभी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाने बैठ गई मैं तुम्हें तो आधा घंटा तो तुम और मान ही लो, इतना तुमसे झेलेगा नहीं, मुझे नहीं लगता। ऑलरेडी हो गया है अभी का टाइम, ठीक है, बहुत है, कोई नहीं, इसको हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा सा पढ़ के आना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं ट्रांसक्रिप्शन के, कंफ्यूज कर देते हो तुम इसको, कभी ट्रांसलेशन या एप्लीकेशन के साथ मिक्स कर देते हो, तो प्लीज़ एक बार अच्छे से रिवाइज कर आ जाना, एंड इन नेक्स्ट सेशन विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, गुड बाय।